बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा मुझे कहते हैं, मैं हबीश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, तबीयत आपकी ठीक होगी और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ भी कर चुके होंगे। और हमेशा की तरह आई होप आपने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया होगा। ये चीज़ बार बार रिपीट करने का, आपको बताने का मकसद ये है कि इसको आप अडॉप्ट कर लें, ये आप अपनी आदत बना लें। जब आप सुबह उठते ही अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं, नमाज से इत्लात कुरान पाक से दिन का आगाज़ करते हैं, तो पूरा दिन आपका खूबसूरत गुजरता है। बिलीव मी, आप इतना हल्का महसूस करेंगे, इतना फ्रेश महसूस करेंगे, आपको आपकी रूह जो है वो खुशी महसूस कर रही होती है। तो इसलिए अपनी जो आदत है उसको चेंज करें, ख़ासकर जब आप सुबह उठते हैं। उसके बाद ये भी मैं ज़रूर बात करती हूँ कि हम इतनी मेहनत करते हैं, सुबह सुबह उठ के हम ऑफ़िस के लिए जाते हैं, सारा दिन हम काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए। तो उनको भी थोड़ा सा वक्त ज़रूर दिया करें ताकि उन्हें भी ये महसूस हो कि हाँ, ये हमारे फैमिली का ही हिस्सा है और हमारे लिए ही ये इतनी तगदो करते हैं। तो जब आप फैमिली को वक्त देंगे, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से आप दिन का आगाज़ करेंगे, तो यकीन जाने जो हम शिकवा करते हैं, गिला कर रहे होते हैं, दिन में बरकत नहीं है, क्या रिस्क में बरकत नहीं है, क्या रिश्तों में वो प्यार मोहब्बत नहीं रहा, तो ये जो शिकवे शिकायतें, ये गिले हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी। बिकॉज़ आप हर चीज़ को बैलेंस लेकर चल रहे होते हैं, हर चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू को आप समझ आप रहे होते हैं। तो दैट्स वाई आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरना शुरू होती है। तो इसलिए हम रोज़ाना इन चीज़ों पे आपको गाइड करते हैं, बताते रहते हैं। और हमारे मौज़ूआत की बात करें तो क्या खूबसूरत हम मौज़ूआत लेकर आते हैं जो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। हमारी ज़िंदगी में अगर कोई मसाइल हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई हलचल हो रही है, तो उन मसले मसाइल को हम डिस्कस करते हैं और सोल्यूशन की जानिब बढ़ते हैं। टॉपिक बताने से पहले ज़रा आज की स्टोरी की तरफ आते हैं। स्टोरी क्या, बल्कि मैं कहूँ तो आज 2 दिन हम मना रहे हैं। एक है इंसानी हकूक़ का आलमी दिन और दूसरा है जानवरों का आलमी दिन। ये एनिमल के जो राइट्स होते हैं उनका भी आज दिन मनाया जा रहा है, यानी कि 10 दिसंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं जानवरों के हवाले से, यानी कि एनिमल राइट्स डे जो है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं कि आज का जो दिन है इसको क्यों मनाना चाहिए। जो हमारा एनिमल राइट्स डे है, जो कि हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एनिमल राइट्स डे हमें याद दिलाता है कि जानवर भी हमारी दुनिया का हिस्सा है और इनके भी हकूक़ और हिफाजत इनकी ज़रूरी है। ये सिर्फ पालतू जानवरों के लिए नहीं बल्कि सड़क के जानवरों और जंगली हयात के लिए भी अहम है। हर साल हज़ारों जानवर अपनी ज़िंदगी खो देते हैं क्योंकि इंसान इनके हकूक़ को नज़रअंदाज करता है। हम इन्हें खुराक, पनाह और महफूज माहौल नहीं देते, गैर कानूनी शिकार करते हैं। जंगलात की तबाही, आलूदगी और जुल्म की वजह से बहुत से जानवर हैं वो ख़तरे में हैं या फिर ख़त्म होते जा रहे हैं। सड़कों पर भूखे जो जानवर हैं, भूख की वजह से मरने वाले जानवर, उनको खुराक ना देना, पालतू जानवर ख़रीदने की बजाय आप उन्हें अपनाएं। जंगली जानवरों और ख़तरे में पड़े जानवरों की हिफाजत ना करना। लेकिन हल भी हमारे हाथ में है। छोटे छोटे इक़दामात बहुत बड़ा फ़र्क ला सकते हैं। सड़क पर रहने वाले जानवरों को खुराक और पानी दें। पालतू जानवर अपनाना ख़रीदने, यानी उन्हें अपने एक हिस्सा अपना बनाएं, उन्हें आप अडॉप्ट करें। जंगली जानवरों और ख़तरे में पड़े जानवरों के प्रोग्राम्स की हमायत करें। जानवरों के साथ हमेशा मोहब्बत और एहतराम का सलूक करें। नाज़रीन, सोचें आपके घर में कौन सा पालतू जानवर है या कभी आपने सड़क पर रहने वाले जानवर की मदद की है। छोटे इक़दामात भी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। याद रखें, जानवर भी महसूस करते हैं खुशी, दर्द, खौफ, और एक महफूज और खुश जानवर एक खुशहाल माहौल की अलामत होता है। छोटी सी मदद भी एक जानवर की ज़िंदगी बदल सकती है। आज के दिन आइए नाज़रीन, हम अहद करते हैं कि हम सब मिलकर जानवरों की मोहब्बत, खुराक, इनकी हिफाजत को यकीनी बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो किस तरह से हम यकीनी बना सकते हैं, ये आज के दिन आप लोगों ने अहद
करना है। ये थी आज के एनिमल राइट्स डे के हवाले से स्टोरी। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टोरी है उस पर आते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्टोरी है नाज़रीन वो टिकटॉक के साथ जुड़ी हुई है। टिकटॉक के साउथ एशिया यानी फूड व्लॉगर्स का एक कंपटीशन हुआ है और गेस करें कि कंपटीशन किसने जीता है। आपके पाकिस्तान के नाम वो मुकाबला हुआ है नाज़रीन। पाकिस्तानी टिकटॉकर्स का ग्रुप फूडी यानी फूड व्लॉगिंग के मुकाबले में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और मुकाबले में पहले नंबर पर रहा। मुकाबला पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के फूड व्लॉगर्स के दरमियान हुआ। मुकाबले में 4 ममालिक के 100 कंटेंट क्रिएटर्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के फूड व्लॉगर्स उन्होंने भी इसमें जो चूँकि पार्टिसिपेट किया था और जब ग्रुप वोटिंग हुई तो वो पहले नंबर पर रहा। श्रीलंका दूसरे नंबर पर, बांग्लादेश चौथे नंबर पर और नेपाल का 5वां नंबर रहा। टिकटॉक ऑफिशियल ने 100 क्रिएटर्स को फूड बजट बाइट का चैलेंज दिया था और विनर जो है वो हमारे यानी कि पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर जो है वो करार पाए। पाकिस्तानी खानों को साउथ एशिया में ज़बरदस्त एप्रिसिएशन मिल रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जायकों को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो नो डाउट नाज़रीन पाकिस्तान जो है वो किसी से कम नहीं है। हर लिहाज से पाकिस्तान जो है वो हमें अव्वलीन नज़र आता है। ख़ास वो हम खानों की बात करें, हम अगर दिलेरी की बात करें, हम एप्रिसिएशन की बात करें तो पाकिस्तान पीछे नहीं है। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हमने आपके सामने पेश की। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले टॉपिक की तरफ। पहले हमने आपको एनिमल राइट्स डे के हवाले से बताया और आज दूसरा जो दिन यानी कि दूसरे साथ जो हम मना रहे हैं वो है इंसानी हकूक़ का आलमी दिन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, खाम जानवरों की बात करें, खाम इंसानों की बात करें। नाज़रीन अगर हम देखें तो जो हमारा ये इंसानी हकूक़ के आलमी दिन का मौजू है ये बहुत ही अहम है, हसास है और पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने वाला ये हमारा आज का टॉपिक होगा। नाज़रीन इंसानी हकूक़ का आलमी दिन बीइंग अ मुस्लिम अगर हम बात करें तो हमें इस दिन को मनाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इस्लाम तो हमें तमाम तर चीज़ें बता चुका है। लेकिन इस दिन को जब हम मनाते हैं तो ये दिन हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, कोई भी उसकी ज़ुबान हो, किसी भी मज़हब या किसी भी मुआशरे से वो ताल्लुक़ रखता हो, उसके इज़्ज़त, उसकी आज़ादी, उसके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो सब के लिए यकसा हैं, बराबर हैं। तो आज हम इस पे गौर करेंगे। ये दिन हमें, मुझे, आपको, हम सबको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि बतौर फ़र्द, बतौर मुआशरा, बतौर कौम हम क्या किरदार अदा कर रहे हैं। क्या हम इंसानियत को समझ रहे हैं, क्या हम इंसानियत के जो तकाज़े हैं वो हम पूरे कर रहे हैं। हम ये जो ज़ात पात, रंग, नस्ल, कौमियत और मज़हब के दरमियान हमने ख़ुद को उलझा लिया है, क्यों? इस्लाम की बात करें वो तो हमें यकसानियत का दर्स जो है वो देता है। नाज़रीन तो आज हम बात करेंगे कि ना सिर्फ हकूक़ के बारे में बात करना बल्कि उनका तहफ़्फ़ुज़, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एहतराम को फ़रोग़ जो है वो भी देना बड़ा ज़रूरी है। उसको किस तरह से आप एक अमली इक़दामात उसके लिए कर सकते हैं ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे और आज का दिन हमसे क्या तकाज़ा करता है इस पे हम बात करेंगे। और ख़ासकर अगर हम उनके हकूक़ की हकीकी जो महफूम है अगर उस पर हम जाते हैं नाज़रीन तो हकूक़ से जुड़े जो चैलेंजेस हैं और जो ज़िम्मेदारियां हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जो कि ये हम सब पे आयद होती है। ये किसी एक मखसूस तबके के लिए नहीं है, ये एक मखसूस नस्ल या कौम के लिए नहीं है, ये हम सब पे लाजिम है, क्योंकि इंसानियत का एहतराम ही आपको तरक्की की राह पर गामज़न कर सकता है। पुरअमन मुआशरे की बुनियाद जो है वो यही है कि हम इंसानों को समझें, हम इंसानियत को समझें, हम रंग, नस्ल, ज़ात पात, मज़हब में जो है वो हम ना जुड़ जाएं। हमने अगर ये इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाना है तो हमें डेफिनेटली ये समझना होगा कि आया इंसानों के क्या हकूक़ हैं, उनको किस तरह से उनके राइट्स हमने देने हैं। क्योंकि राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं
वो वाकई बड़ी तल्ख हैं कि हम किस तरह से एक दूसरे के जो हकूक़ हैं वो सल्ब कर रहे हैं। हम अपने हक़ की तो बात करते हैं, लेकिन जहाँ मेरे हकूक़ हैं वहाँ कुछ फ़राइज़ भी होते हैं, तो इस पे बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह इन डिटेल इस पे भी हम बात करेंगे कि आज के दौर की अगर बात की जाए तो बुनियादी हकूक़ को लेके हमें किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और अगर अवामी शऊर की बात करते हैं, आवाम को लेके अवेयरनेस की हम बात करते हैं, तो आया किस कदर जो है हमारे लोग इस वक्त इंसानी हकूक़ के हवाले से, उनका ये जो आलमी दिन मना रहे हैं उस हवाले से वो कितने अवेयर हैं, इस पे आज इंशाल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे। और आया यूएन की जब हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन की जब हम बात करते हैं, तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक इंसानी जो हकूक़ है, बुनियादी जो राइट्स हैं वो क्या हैं, इस पे आज इंशाल्लाह हम जानेंगे। और ख़वातीन के जो हकूक़ का मामला है ये बड़ा अहम है, बड़ा संजीदा है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और बच्चों के हकूक़ की जो पामालियाँ हमें देखने को मिलती हैं ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मीडिया, सोशल मीडिया की बात करते हैं, जब हम टेलीविज़न की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पे हमें नज़र आ रही होती है, बट उस पे अमल की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं। तो यही आज हम जानेंगे नाज़रीन कि इस दिन को हम मना रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे दिन मनाते हैं, तो इस दिन का जो बुनियादी मकसद है क्या हम उसको समझ रहे हैं। तो इस पर डिस्कशन के लिए हमारी बहुत ही मोहतरम शख्सियत, हमारी मोअज़्ज़िज़ गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जी। हफ्सा सईद साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया हफ्सा साहिबा आपका। बताइएगा, आज इंसानी हकूक़ का हम आलमी दिन मना रहे हैं, किस तरह से इस मुआशरे को देख रही हैं? बिकॉज जब हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, इस्लाम को देखते हैं, इस्लाम ने तो तमाम चीज़ें वाज़ेह कर दी। बीइंग अ मुस्लिम हमें इस दिन को मनाना नहीं चाहिए था, पहली तमाम चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए थी। लेकिन आप बीइंग अ वर्किंग लेडी, बीइंग अ सोशल वर्कर, आप कैसे देख रही हैं कि क्या इस वक्त हमारे मुआशरे में लोगों को उनके हकूक़ मिल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। तो इसमें तो बेटा मैं ये कहूँगी कि हमें जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा जो है उसमें हमें ये पूरा पैगाम मिला हुआ है। बिल्कुल ऐसे। और अब ये अल्लाह का शुक्र है कि इस पे काफ़ी तंजीमें, काफ़ी लोग आगे बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं इसको मज़ीद। तो मैं अगर टैबलेट ले लूँ जी, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज अगर मैं इनकी खिदमात की बात करूँ नाज़रीन, तो ये जिस तरह से सोसाइटी में सोशल वर्क कर रही हैं, जिस तरह से ये लोगों को उनके राइट्स के लिए उस पर आवाज़ उठा रही हैं, जिस तरह से, क्योंकि इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी लोगों को उनके हकूक़ देने में जिस तरह से पेश हैं, और इस उम्र में जहाँ पे हम मोस्टली कहते हैं कि लोगों को आराम करना चाहिए, उन्हें इस तरह की तगोदो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम ऐसे काम करने वाली जितने भी वर्किंग लेडीज़ हैं हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। और सच टीवी ना सिर्फ हमारे यंगस्टर्स को बल्कि जो इस तरह के माशरे में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको भी बहुत अप्रिशिएट करता है, उनको भी सराहते हैं। तो मज़ीद हम उनसे जानेंगे, मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इनसे इन डिटेल इंसानी हकूक़ के हवाले से बात करते हैं। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक, आज हम मना रहे हैं इंसानी हकूक़ का आलमी दिन, और ये दिन हमसे क्या तकाज़े करता है इसी पे बात करें। हफ्सा साहिबा हमारे साथ है। हफ्सा साहिबा, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से आप क्या समझती हैं कि कौन से चैलेंजेस का हमें सामना है, कैसे चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस ऐसे हैं कि हमें उसके यानी इंसाफ तो मिल रहा है लेकिन बराए नाम है उसको ना, हमारे जो अक़वाम मुत्तहिदा वाले हैं वो भी, और जो हमारी हुकूमत है उसको भी इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हमें यानी कि अमीरी गरीबी में फ़र्क नहीं रखना चाहिए उसे, कि कोई अगर पैसे वाला है तो उसको जल्दी से रिहा कर दिया जाए, और अगर कोई गरीब है तो उसे बेचारे को बेगुनाह सज़ा मिलनी, ये नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली।
बच्चों की हम बात करते हैं, बच्चों के भी राइट्स होते हैं। हम कहते हैं कि अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो देखे जाएगी। तो बच्चों के हकूक़ की जो पामालियाँ सामने आ रही हैं, उस पर क्या कहेंगी? उस पे तो सबसे पहले बात यह है कि जब वो माँ के पेट के पास है, अंदर है, तो फिर तो माँ की केयर करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है कि वो दो जान हैं, एक जान नहीं है, वो दो जानें हैं। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो चाहे 4 सेकंड का है या 1 मिनट का है, उसके भी पूरे पूरे हकूक़ हैं कि उसका ख्याल रखा जाए, उसकी नींद का, उसका दूध का, फीड का वगैरह सब। तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए माँ को भी और घर वालों को भी, और साथ जो उनके रहते हैं, खामंद है या भाई हैं या जिसके सपुर्द भी माँ है, वो बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा केयर करे। और फिर जैसे ही वो स्कूल गोइंग हो तो उसके लिए भी उसको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ये नहीं, तरबियत, उसका खान पीन, तरबियत, तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको जो घर आए तो ये नहीं कि वो ट्यूशन वालों के स्पुर्द कर दिया जाए, उसको खुद माँ देखे। बेशक माँ इतनी नॉलेज में नहीं है, लेकिन माँ बच्चे के लिए तो एक टीचर भी है, डॉक्टर भी है, सब कुछ है। तो ख़वातीन के ओवरऑल जब हम देखते हैं कि उनकी जो जिस तरह से उनके हकूक़ को नहीं, उनके राइट्स दिए जाते ख़वातीन के, खा वो हम एजुकेशन को लेके हम बात करें, हम ओवरऑल उसकी लाइफ एक खूबसूरत ज़िंदगी उसने स्पेंड करनी है, उस हवाले से लेके बात करें, या जो इस्लाम ने उसको जायदाद में, विरासत में जो हक़ दिया है, उस लिहाज से हम बात करें, कहीं ना कहीं वो पिस रही है, कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे मैं तो यही कहूँगी कि ख़ातून जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो कुर्बानी का बकरा बनी हुई हैं। यानी कि वो भाइयों का भी लिहाज कर लेती हैं स्टार्टिंग में कि भाई ना नाराज़ हो जाएं, ये ना हो कि मुझे घर ना आने दें। फिर ऐसे ही जब वो आगे जाती हैं तो शोहर भी कि इतने जालिम होते हैं कि वो सिर्फ उसको पाँव की जूती समझते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, बराबर का हक है। जैसे देखें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के साथ आटा भी गूंदा, रोटियां भी बनाई, अपनी जूती खुद मरम्मत की। बिल्कुल, यानी कि इतनी बड़ी हस्ती जिनके लिए पूरा कायनात सब कुछ उनके लिए बना, और उन्होंने भी अपने घर के काम भी किए और मदद भी की। और ऐसे ही हज़रत अली भी हज़रत फ़ातिमा के सल्लल्लाहु अलैहि के साथ भी वो उन्होंने बहुत तामन किया। लेकिन हमारे आज के मर्द तो कहते हैं हम क्यों हाथ बटाएं भाई घर के कामों में। नहीं, ये तो गलत बात है ना। मर्द और औरत बराबर हैं, बिल्कुल ऐसे है। ऐसा कोई नहीं है कि वो अब देखिए, मर्द भी कमाने जा रहा है, औरत भी कमाने जा रही है, वो जब वापस घर आती है फिर वो घर को भी संभालती है, खाना बनाना, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, वालिदैन की केयर करना, उसके लिए कोई ऑफ डे नहीं है। मर्द फिर भी ऑफ डे का इसकी छुट्टी होती है, लेकिन ख़वातीन के लिए बिल्कुल नहीं है। इसके बावजूद वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, उसकी भी ख्वाहिशात हैं, वो भी चाहती है कि कहीं घूमने जाए, कहीं रेस्ट करे, वो कॉम्प्रोमाइज़ करके सबका ख्याल रखती है। बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ख़वातीन की सेहत तो बहुत नाजुक भी होती है और हसास भी होती है, उससे तो ज़्यादा तवज्जो की भी ज़रूरत है। तो नाजुक होती है ना, सिंपल नाजुक है। तो अच्छा, एजुकेशन के हवाले से मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि तालीम की जब हम बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, ये तालीम और तरबियत का आपने जिक्र किया ना, तालीम होगी, अवेयर होंगे तो ही हमें पता चलेगा कि ये इंसान के जो हकूक़ है, इंसानियत हमें क्या कहती है, इस्लामी तालीमात हमें क्या दर्स देता है, तब जाके हम इंसान को इंसान समझेंगे। तो क्या हमारे इस वक्त जो हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उनमें ये तमाम चीज़ें उनको सिखाई जा रही, बताई जा रही, जैसे आपने आखिरी खुतबे का जिक्र किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बिल्कुल भी नहीं। इवन के यहाँ तक बच्चे हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह की जगह से ये जो फ़ातिमा कायद आज़म की बहन है, उनको समझ लेते हैं बाज़ दफ़ा, उनसे सवाल किया जाए तो इनको अवेयरनेस नहीं है। जब तक ये कुरान पर मुकम्मल तवज्जो नहीं दी जाएगी तो उस वक्त तक हमारे बच्चे दीन से भी दूर हैं। और फिर हम तो सिर्फ ये समझते हैं कि दीन से दूर हैं, लेकिन नहीं, असल में हमारा दीन जो है ना, वो ही दुनिया है। No doubt, आप अगर सोचें, नो डाउट ऐसे ही। हाँ जी, अगर जितने दीन के करीब आएंगे ना बच्चे, इतना ही उनको दुनिया ज्यादा मिलेगी। अगर मैं कहती हूँ हर माँ और हर बाप अपने बच्चे को ये बता देना कि तुम ये चंद सूरतें पढ़ोगे तो तुम्हें ये इनाम मिलेगा, हम तो अलहदा से देंगे, तुम्हें अल्लाह भी देगा यकीनन। यानी एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहने पे अगर जन्नत में दरख्त लग जाता है और उसका साया इतना होगा कि 70 साल चलता रहे इंसान, तो ख़त्म नहीं होगा। तो फिर हम दीन से दूर क्यों हैं? ऐसे ही है।
बहुत खूबसूरत बात। यकीनन ये तभी मुमकिन होगा जब हम बच्चों को बता पाएंगे। अब जब हम उन्हें नहीं बता रहे, जब उन्हें सिखा ही नहीं रहे, हम उन्हें सिखा रहे हैं कि आपने AI को कैसे सिखाना है, चलाना है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, सोशल मीडिया पे वायरल कैसे होना है, जब ये चीज़ें सिखाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो इस्लामी तालीमात हैं वो कितनी खूबसूरत है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ से इल्म सीखा? उन पर जो किताब उतरी और पहला लफ्ज उनको जो बताया गया, इकरा, पढ़, और इसी किताब को पढ़। बिल्कुल, ठीक है। और आज अगर हम उस किताब को लेके चलें तो मेरा ख्याल है कि हम अल्लाह से भी दूर नहीं होंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दूर नहीं होंगे, और हम दुनिया में भी ऐश करेंगे। ये अब देख लें, मुझे कोई बताएं कि कोई आज तक मौलवी हाफिज भूखा रहा है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे, रिस्क का वादा अल्लाह पाक की ज़ात ने किया कि आप मेहनत करें। वो देखिए, जो परिंदा निकलता है सुबह अपने घोंसले से जब निकलते हैं तो वापस जब जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, पूरा दिन वो खाते पीते रहते हैं और वापस वो खाली हाथ जाते हैं, इसी उम्मीद में कि सुबह फिर निकलेंगे, अल्लाह की ज़ात उन्हें रिस्क देगी। हमने बिल्कुल उल्ट कर दिया। हमने जो वादा उस ज़ात पाक ने किया कि वो रिस्क देगा, हमने वो अपने ज़िम्मे ले लिया कि हमने रिस्क कमाना है। जो उसने हमारे ज़िम्मे चीज़ें लगाई है कि हमने उसके बंदों का ख्याल रखना है, इबादत करनी है, उन चीज़ों को हमने कहीं सेकेंडरी कर दिया हुआ। सबसे पहले अगर हम हकूकुल इबाद की तरफ देखें ना तो उसमें ह्यूमन राइट्स ही है। यस, यानी उसकी बुनियाद ही ह्यूमन राइट्स की हकूकुल इबाद में। हकूकुल इबाद, बिल्कुल। अगर एक इंसान हकूकुल इबाद पूरे नहीं कर रहा और वो ह्यूमन राइट्स का अलंबरदार बना हुआ है, बाहर से डिमांड वो ले लेके क्या कहते हैं फंड्स और वो खा रहे हैं, तो वो सारे जो है ना, मेरा ख्याल है कि ये हलाल नहीं है, हराम है। अल्लाह। हाँ जी, क्योंकि देखो ना, आप एक गरीब के नाम का खा रहे हैं, ऐसे यानी उसका हक आप खा रहे हैं और फिर आप चाहे कोठियां बना लें, चाहे बंगले बना लें, गाड़ियों में फिरें, जो भी करें, ये हलाल नहीं है। हकूकुल इबाद जब हमारे ज़हन में आएगी ना, तो फिर इस पे अल्लाह ने भी कहा है कि वो हकूक अल्लाह तो वो माफ कर सकता है, लेकिन हकूकुल इबाद तब तक नहीं होगा जब तक वो आदमी नहीं करेगा। यहाँ तक है कि एक आदमी जन्नत में जा रहा होगा तो एक आदमी पीछे से उसे आवाज देगा आके कि मैंने फलां टाइम पे तुम्हें एक लोटा भर के पानी का दिया था वुजू के लिए, उसका मेरा हिसाब दे के जाओ, तो उसको पकड़ लिया जाएगा। हकूकुल इबाद तो इतने सख्त हैं, तो जिसको हमने बिल्कुल पसे पर्दा किया हुआ है उसको हम सोचते ही नहीं है। और ह्यूमन राइट्स का एक दिन मना देते हैं, मदर का दिन मना देते हैं, फादर का दिन मना देते हैं, तो ये नहीं है। इनको मुकम्मल तौर पे जो है ना अपनाया जाए और अपने दिल को नरम किया जाए। जब इंसान के अंदर उसका दिल नरम हो जाता है तो फिर वो इंशाअल्लाह हकूकुल इबाद की तरफ भी आता है, हकूकुल्लाह की तरफ भी आता है और ह्यूमन राइट्स भी चलती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हम ये रंग, जात पात, नस्ल, मज़हब में हम इस वक्त उलझ के रह चुके हैं, तो किस तरह से अपने आप को इस जंजीर से आज़ाद करें? क्योंकि इस्लाम ने बराबरी का जो है वो दर्ज किया है, उसने जात पात, रंग, नस्ल, बिल्कुल उसने ये इसको नहीं कहा कि आपने इसमें उलझ के रहना है। तो इस जंजीर में हमने अपने आप को जकड़ लिया, कैसे इस जंजीर को तोड़ें? इस जंजीर को ऐसे ही तोड़ें कि जब हमारी अना ख़त्म हो जाएगी ना, हमारे अंदर जो हमें कोई एक ओहदा मिल जाता है, कोई हम हज कर आते हैं तो बाहर बोर्ड लगा दिया जाता है हाजी फलां फलां, जब हमारे अंदर से ये चीज़ें ख़त्म होंगी ना, हमारी गर्दन का सरिया टूटेगा, तो उसके बाद हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद के अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं है, काले को गोरे पर नहीं है, इंसान बराबर हैं, बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मिट्टियाँ जमा करवा के तो बनाया, कोई काला, कोई गोरा, कोई जैसा भी है, सब बराबर है। और कोई मरीज़ ऐसा नहीं है जिसकी तरफ तवज्जो ना दी जाए। तो वो अब मैं अक्सर जाके अस्पतालों में विज़िट करती हूँ तो देखती हूँ ऐसे मरीज़ पड़े होते हैं लावारसों की तरह, और बिल्कुल छोटी छोटी बच्चियाँ या बच्चे जो वहाँ पे अटेंडिंग हैं वो उनको ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगा रहे हैं कि उनकी बाजू कटे जा रहे हैं और वो कोई देख नहीं रहा। तो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा जो है ना मेरा दिल दुखता है, और मैं चाहती हूँ कि अगर हमारे अंदर इंसानियत आ जाए, हमदर्दी आ जाए, तो इंशाल्लाह हम ह्यूमन राइट्स पे तब नो डाउट अगर इंसानियत हम में जाग जाए तो आज हमें इस पे प्रोग्राम करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। बेशक हमें ये ऑलरेडी हम इन तमाम चीज़ों पे काम कर रहे होते। एक और चीज़ मुझे बताइएगा, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, ये भी तो इंसान के बुनियादी राइट्स में ये चीज़ें भी आती हैं। बेशक। तो हम इस वक्त तो जानवर हो या इंसान हो, हम तो कोई फ़र्क ही नहीं रख रहे
कि एक इंसान का कत्ल, यानी एक मुआशरे का, कुल इंसानियत का जो है वो कत्ल है, तो हमारे लिए तो किसी को मारना एक आम सी चीज़ हो चुकी है। जी जी, फिर ये वही बात आ गई है ना, फ़कान्ना माह जन्ना सजमिया, अगर एक इंसान को जिसने ज़िंदगी अता की तो उसने तमाम लोगों को, अगर एक को कत्ल किया तो तमाम ऐसे ही हैं। तो ये फिर वही बात आ गई है ना कि हमारी कुरान से दूरी है। अगर हम कुरान से नज़दीक हो जाएं तो कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर, ये जो हमारे दिल पे स्याही जमी हुई है दौलत की, फलां चीज़ की, ये सारी ख़त्म हो जाए। और इंसान जो है ना, मैं बाज़ दफ़ा देखती हूँ कि जानवरों पे इतना इतना उन्होंने माल लदा हुआ होता है कि वो गिर रहा होता है ऐसे। और ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना, ये भी इसी उसमें आता है, ह्यूमन राइट्स में ही आता है। ये इवन आज एनिमल राइट्स डे भी है, जहाँ पे हम इंसानों के हकूक़ आलमी दिन मना रहे हैं, वहीं पे जानवरों के हकूक़ का भी आज आलमी दिन है। तो इस पे बात करना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया को लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ आती है हम उसको एकदम से वायरल भी करते हैं, उसको फॉलो करने की भी हम कोशिश करते हैं। आया इस तरह के जो आलमी दिन है, ख़्वाह वो जानवरों की बात करें, ख़्वाह वो इंसानों की बात करें, इस पे जब बात हो रही होती है तो इस पे हम अमल क्यों नहीं करते? हमें क्यों लगता है कि इस पे हम अमल करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे? ये खौफ क्यों है? या हमें कोई गरीब कह देगा, गरीब कह देगा। अच्छा, इसमें ये है ना कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ फरमा थे, तो एक ऊँट आया दौड़ता हुआ, तो सहाबा खड़े हो गए सब, और उन्होंने कहा कि इसको मस्जिद में ना आने दें। तो आपने फरमाया आने दें इसे। तो उसने आपके कान मुबारक के पास मुंह रख के कुछ कहा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसका मालिक कौन है? तो मालिक पीछे आ रहा था, तो मालिक से उन्होंने फरमाया कि आपने इसके पर क्यों जुल्म करते हो, इसको खाना कम देते हो और इस पर जो काम ज्यादा लेते हो। तो ये ह्यूमन राइट्स तो ये है, हकूक़ लिबाद के साथ साथ जानवरों का भी ख्याल रखना होता है। मैं ना एक गांव में जाती थी, तो वहाँ पे ना एज ए मेहमान ठहरती थी, तो वहाँ पे ना एक गद्दी बंदी हुई होती थी, तो वो उसको रात को भूखा रखते थे। तो मुझे पता चल गया कि उनके दाने कहाँ पड़े हुए हैं। तो मैं ना रात को उठ के उनके दाने निकाल के ना गद्दी को खिला देती थी। आप यकीन करें, वो गद्दी मुझसे इतना प्यार करती, लगा हो गया उसका, लगा हो गया। ये मुझे जो है ना रात को खाना देती है, रात को खाना देती है, और यकीन करें कि मुझे भी उससे वो हो गया कि मैं भी उसको जरूर खिलाऊं। क्या बात है। अब इसी तरह इंसान है, अगर जानवरों के साथ आप थोड़ा सा लगाव करते हैं, प्यार करते हैं, वो आपके साथ अटैच हो जाते हैं, तो इंसान कैसे अटैच नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या समझती हैं कि इंसानियत के मयार पे पूरा उतरने के लिए ये जो एक खूबसूरत दुनिया के अंदर हम ये ख्वाब में हम जी रहे हैं, तो ज़ाहिर इस ख्वाब से बेदार होंगे जब हम मरेंगे, तब एक्चुअली में हम इस ख्वाब से बेदार होंगे। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हमारे नाज़रीन को आज के इस इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के हवाले से? मैं यही देना चाहूँगी सबको कि अपने बच्चों को भी और ख़ुद भी अल्लाह की तरफ रजू करें कि अल्लाह ताला जो है ना, वो ज़ात है जिससे ना मांगो तो वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, तो और जिससे ना मांगने पे वो नाराज़ होता है, मांगने पे खुश होता है। और 1000 बार गुनाह करके आ जाओ, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ लो, तो अल्लाह ताला कहता है मैंने तुम्हें ऐसे पाक कर दिया जैसे अपने माँ के पेट से निकले हो। तो ये वो मेरा रब है, तो रब से आगे तो कोई चीज़ नहीं है। उसके करीब अगर हम सारी बच्चियाँ भी, हमारी बच्चे भी, बहन भाई सब आ जाएं, तो मेरा ख्याल नहीं है कि हम कोई भी खसारे में नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया ना कि वल्लस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में है। जब दुनिया उसने देखी तो उसको वो लिपटना झपटना शुरू कर दिया, तो ये काम ना करे वो। तो जो उसकी रोजी लिखी हुई है वो इसे हर हाल में मिलनी है। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हफ्सा जी, बस ईमान पर सलामत रखे। आमीन। बहुत शुक्रिया हफ्सा साहिबा, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, नो डाउट इंसानी हकूक़ का ये दिन हमें यही याद दिलाता है कि हर इंसान की इज़्ज़त है, उसकी आज़ादी, उसका तहफ़्फ़ुज़, ये हमारे मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, जिसको हमने ना सिर्फ समझना है बल्कि ज़िम्मेदारी को हमने अदा करना है, निभाना है, अमली इसको जो है अमली तौर पे लेकर चलना है। ब्रेक की जाने बढ़ रहे नाज़रीन, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का ये जो हमारा सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना प्रोग्राम में, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ना अपना बचपना याद आता है। तो ये सेगमेंट तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाली है, एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि
बच्चे सबके इक्वल होते हैं और बच्चे तो सबके अच्छे होते हैं। और फिर जब आप छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो इतने टैलेंटेड है माशाल्लाह से, तो आपको कहीं ना कहीं अपना बचपना भी याद आता है और आप ये भी सोचते हैं कि भाई मेरा बच्चा या बच्ची जो है ना वो भी इतनी टैलेंटेड हो सकती है या है, तो आप उनसे कांटेक्ट करते हैं और फिर हम उन्हें आपके सामने रखते हैं, प्रमोट करते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो चलो बच्चों से गपशप लगाते हैं, ज़रा उनका तारुफ कराते हैं, फिर उनका जो टैलेंट है उस पर भी बात करेंगे। पहले हमारे साथ हैं जी सईदा बिन्त ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू बिन्त ज़हरा। और उनके साथ एक और बड़ी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची बैठी हुई है, सईदा नाइबा ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, कैसी हैं? ठीक हो? ओके ठीक हो, भी शर्मा रही है। अच्छा जी, उनके साथ एक और बड़ा प्यारा बच्चा बैठा हुआ है, सैयद जान अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जान अली? मैं ठीक। किसके जान हो? इमाम अली की। माशाल्लाह। अच्छा बिन्त ज़हरा, मुझे बताओ कि पढ़ाई करती हो माशाल्लाह से, स्कूल जाती हो, तो साथ साथ डिफरेंट और काम करना, ये कैसे शौक हुआ? ये मतलब यूट्यूब चैनल, ये जब मैं 3 इयर्स की थी तो वहाँ पे हम मुजफ्फराबाद में पहले रहते थे। अच्छा। तो वहाँ पे एक पार्क था, वहाँ पे मुजफ्फराबाद के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, तो उनके सामने मैंने स्पीच की और सब ने मेरी बहुत तारीफ की। ओके। और फिर इसी से बाबा को आइडिया आ गया कि अच्छा, यूट्यूब चैनल बनाते हैं। जी। तो अब आप कितने साल की हैं? अभी मैं 11 ईयर्स की। जी। आप तब 3 साल की थी जब आपने स्पीच की थी। जी। वेरी गुड, वेरी गुड। आप मुझे बताएं प्यारी गुड़िया, आप भी यूट्यूब चैनल पे बात करती हो? क्या बोलती हो वहाँ पे? क्या बोलती हो, मुझे भी ज़रा बताओ ना। मुझसे बात नहीं करोगी? खाना खा के आई हो? नाश्ता किया? क्या खाया? नहीं किया? भाई नाश्ता कराएं ये प्यारी सी बच्ची को, इसलिए ये नाराज़ हुई हुई है, बात नहीं कर रही। क्या खाओगी? खाने में क्या पसंद है? हाँ मुझे बताओगे तो मैं मंगवाऊंगी ना। बात नहीं करनी मुझसे, ये अभी मुझसे नाराज़ है, उसके बाद मैं इसको पहले राज़ी करूंगी, उसके बाद मैं इससे बात करूंगी। जान आप मुझे बताओ किस क्लास में पढ़ते हो? मैं 3 क्लास। 3 क्लास में पढ़ते हो? शरारती हो क्लास? नहीं, मुझे तो लग रहा जी है ना, ये देखा है शरारती है। कि कौन कौन सी शरारतें करते हो? दोस्तों को मारते हो, उनकी किताबें छुपाना, क्या करते हो? कैसी शरारतें करते हो? सोच रहा है टीचर देख रही होगी तो सोच रहा है। मुझे बताओ कि YouTube पे किस तरह की जो है ना वो व्लॉगिंग करते हो, कैसा कंटेंट बनाते हो? हाइकिंग पे जाता हूँ, घर पे बनाता हूँ। मैं इतनी वीडियोस नहीं बनाता क्योंकि हमारी पढ़ाई का ही बर्डन है। अच्छा, पढ़ाई की बर्डन है? हाय देखा, बच्चा जो है ना वो हमेशा सच बोलता है। पढ़ाई का इतना बर्डन। कितनी किताबें हैं? बहुत ज़्यादा है, 2 की भी ऐसा। कितनी काउंट करके बताओ ना। 1 2 3 4 5 कितनी है टोटल बुक्स आपकी? कितनी है? 10-11 होंगी तकरीबन। तकरीबन 10 से 11 बुक्स हैं जो आप रोज़ाना पढ़ते हो। ओए होए होए, इतना बर्डन। मुझे आप बताओ ज़रा, आपकी कितनी किताबें हैं? बुक्स हैं। किस क्लास में हो? 5। क्लास 5 में है और इतनी ज़्यादा बुक्स। मतलब ये बच्चे पढ़ाई से निकलेंगे तो कुछ और करेंगे, तो ये किताबों से निकल के ये यूट्यूब वाला टाइम कैसे मिल जाता है? हम रात को, बाबा जब ऑफिस से आते हैं तो हम रात को शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं, जैसे कोई मॉरल शॉर्ट्स या फनी शॉर्ट्स, इस तरह के। ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं कि जो शॉर्ट सी वीडियोस बनानी है, उसमें जो कंटेंट देना है, कंटेंट अच्छा देना है जो लोगों को पसंद भी आए, तो ये आइडिया कौन देता है? ये हम यूट्यूब भी देखते हैं, मतलब हम मोबाइल देखते हैं और मम्मा भी देखती रहती है। मम्मा स्क्रिप्ट लिखती है। अच्छा, मम्मा स्क्रिप्ट लिखती है। वेरी गुड। भी अगर मम्मा जो है ना वो हो ना साथ हेल्प करने वाली, तो काम बड़ा अच्छा हो जाता है। प्यारी गुड़िया, अब बात करोगी मुझसे? बात करोगी? अच्छा, खाने में क्या पसंद है बताओ? फिर खाना मंगवाते हैं ना भाई, मिलके खाएंगे। आप भी व्लॉगिंग में बोलती हो? तो मुझे बताओ ना। देखो ज़ारा भी बता रही है, जान भी बता रहे हैं, आप नहीं बताओगे? बताओ ना, क्या बोलती हो, किस तरह बोलती हो? मुझे बोल के दिखाओ। ये बोलती है वीडियोस में? बोलती है सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा बोलती है? हाँ, और अभी तो बिल्कुल बात नहीं कर रही हो। अच्छा मुझे बताओ, जो जब वीडियो में बोलती हो क्या बोलती हो? मुझे बोल के दिखाओ, दिखा दो ना बोल के। अभी मैं सोच रही हूँ कि
मैं इसको ना अपने पास बिठाऊं और फिर मैं इससे बातें करूं कि क्या बात करती है, जरा मुझे आहिस्ता आहिस्ता बता देगी। जान मुझे ये बताओ कि आपके चैनल का नाम क्या है, क्योंकि मैं भी तो उसको देखूं ना, विजिट करूं और फॉलो करूंगी, आपको सब्सक्राइब करूंगी। जान अली। जान अली अपने नाम से बनाया हुआ है? नहीं। हाँ, जहरा जान। जहरा जान, इस नाम से चैनल है? कितने चैनल है, एक ही है या ढेर सारे बनाए हुए हैं? मेरे दादा का भी एक है। दादा का? वेरी गुड जी, दादा भी व्लॉगिंग करते हैं। ओके, मैं व्लॉगिंग नहीं करती। अच्छा उनके नाम क्या है? नहीं मतलब वो इस्लामिक वीडियोस अच्छा बनाते हैं। इस्लामिक वीडियोस बनाते। नहीं, आपका चैनल कौन सा है जिसपे आप बहन भाई जो है ना वो मिलके बनाते हो वीडियोस? हमारा तो एक ही है, जहरा जान। जहरा जान, ओके। तो उस पे अभी तक कितनी वीडियोस आपने बना ली है? 760 ऑलमोस्ट। सर, ज़्यादा बना ली होंगी। तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है जान, तुम्हारा जो ध्यान है ना वो शरारतों में ज्यादा जा रहा है, मुझे लग रहा है ना? अच्छा वीडियो में ज्यादा कौन बोलता है, शुरू कौन करता है? शुरू में आप करते हो, किस तरह शुरू करते हो बताओ मुझे। मैं अभी देखो, अभी एक शो में आप आए हो ना, आपने एक व्लॉग बनाना है, अब आप मुझे बताओ शुरू करो, कैसे व्लॉग बनाओगे? अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब खैरियत से होंगे फ्रेंड। आज हम आए हैं चैनल 5 पे। नहीं चैनल 5 नहीं है, ये सच न्यूज़ है। मैं चैनल 5 नहीं तो आप ये बताना है ना कि हम यहाँ सच न्यूज़ पे आए हैं, आपने ये बोलना है। हाँ बोलो, कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। आज हम आए हैं सच न्यूज़ पे और अभी हमसे मुख्तलिफ क्वेश्चन हो रहे हैं और मैं उनके जवाब दे रहा हूँ। ओके, और मैं उनकी जवाब दे रहा हूँ, ठीक हो गया। तो शुरू आप करते हो, क्लोज कौन करता है वीडियो को? क्लोजिंग क्लोज भी मैं करती क्लोज भी आप करते हो? चलो क्लोजिंग कैसे देते हो? तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय, मत भूलिएगा बिल्कुल, बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करना है। अच्छा ज़ारा मुझे आप बताओ कि आपकी फेवरेट वीडियो कौन सी है अभी तक में, जितना भी आपने कंटेंट बनाया उसमें आपकी फेवरेट वीडियो कौन सी? वो लास्ट ईयर ओपन डे में मेरी परफॉर्मेंस थी तो उसके बाबा ने वीडियो बनाई थी, वो मुझे बहुत पसंद है। वो सबसे ज़्यादा पसंद है? जी। अच्छा ये जो आप कंटेंट बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ये कितने मिनट की होती है? ये मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग्स नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम कितना टाइम होता है? 1 आवर से तो कम ही होता है। 1 घंटे से कम होता है, यानी 30 मिनट से ज़्यादा होती है? जी, अगर व्लॉग बनाएं तो वो थोड़े लॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो फिर ज़रा लंबी हो जाती है। तो ये व्लॉगर बनने का शौक है या बस ऐसे ही टाइम पास के लिए? मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता वीडियोस बनाने का। बस बाबा कहते पढ़ाई में हैं लगे रहते हो। अब बच्चे को टाइम मिलेगा तो वो वीडियो बनाएगी, लेकिन शौक है व्लॉगर बनने का या और क्या बनने का शौक है? बड़े होके क्या बनोगी? मुझे पायलट बनने का। पायलट? जी। ओह, पायलट बनेगी हमारी बच्ची। ओके, कहीं बाहर का सफ़र किया जहाज़ पे? जी। कहाँ गए? ईरान, इराक। कितनी बार गए? 4 टाइम्स इराक गए और 3 टाइम्स ईरान। वहाँ पे क्यों गए? वहाँ पे ज़्यारत। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वहाँ जाके कोई व्लॉग बनाया था, कोई वीडियो बनाई थी? जी, बाबा बनाते थे। तो वो पसंद आई? उसमें वॉइस ओवर दी थी या वो भी बाबा ने की? वो भी बाबा ने। ओके, तो ये दोनों जगह आपको पसंद आई थी ज़्यादा जी। के लिए जब आप गए थे? तो ये छोटे साथ दिए थे? थे। ये भी साथ थी? ये फर्स्ट टाइम साथ में थी। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम साथ नहीं थी। आप भी बाहर गई हो, जहाज़ पे बैठी हो, उड़ी हो आसमान में, डर तो नहीं लगा था? यार बोलो ना, मुझसे बात करो यार, मैंने आपसे बात करनी है। ये देखो, ये दोनों मेरे दोस्त बन गए। आप मेरी दोस्त नहीं बनोगी? दोस्त बनोगी मेरी? हाँ, बड़े होकर क्या बनना है? डॉक्टर। ओह फाइनली मैंने आवाज़ सुनी, डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्यों बनोगी, किसका इलाज करना है? इन दोनों का तो नहीं इलाज करना। डॉक्टर बन के किसका इलाज करोगे? इंजेक्शन लगाओगे डॉक्टर बन के, क्या ऑपरेशन करोगी? बताओ ना, अरे बता दो। अच्छा, डॉक्टर क्यों बनना है? शौक है? ओके, खाने में क्या पसंद है मुझे ये बताओ, मैंने आपके लिए खाना मंगवाना है। खाने में क्या पसंद है? ये खाना खाती बहुत ज़्यादा? नॉर्मल खाती है। अच्छा जान, आप मुझे बताओ, आप भी बाहर गए हो? कितनी बार? बाहर मुल्क। हाँ जी, बाहर मुल्क, घर से बाहर नहीं, बाहर मुल्क।
जितनी दफ़ा इसने बताया उतनी दफ़ा मैं गया। अच्छा, जितनी दफ़ा इसने बताया उतनी दफ़ा मैं गया हूँ। ठीक हो गया, डर तो नहीं लगा था जहाज़ पे? पक्की बात है? मुझे तो मज़ा आता है। ओह, मज़ा आता है, वेरी गुड। बड़े होके क्या बनोगे? बड़े होके फाइटर पायलट। फाइटर पायलट? क्यों? मैं दुश्मनों को मार दूंगा। दुश्मनों को मार दूंगा, ये तो इसका आ गया पैगाम कि भाई मैं बड़ा होकर फाइटर पायलट बनूंगा और दुश्मनों को मार दूंगा। अच्छा ज़ारा, आप अपनी क्लास वालों या फ्रेंड्स को कुछ कहना चाहोगे, कोई मैसेज देना चाहोगे? उन्हें कुछ कहना चाहोगे? वो तुम्हें सुन रहे होंगे ना, कोई बात कहना चाहो, कोई डांट लगाना चाहो? कुछ नहीं कहना? नहीं, वो लोग बस मेरी एक फ्रेंड है 5 में, मतलब मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो तो हम दोनों के अलग सेक्शंस हो गए हैं जो मेरी बेस्टी के, लेकिन अब मेरी और फ्रेंड बनी है, वो उसकी ना 2 गर्ल्स हैं, उनसे दुश्मनी है। हाय हाय और उनके साथ मुझे भी नहीं खेलने देती और बात भी नहीं करने भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए, दुश्मनी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, सबसे मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये बच्चों को यहाँ पे बिठाने का, उनसे बात करने का मकसद ये होता है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है। वो जो हम बात करते हैं ना कि हमारे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, वो इसी वजह से हम बच्चों से बात नहीं करते, हम इस तरह उनको लाइव सेशंस में नहीं हम उनको बिठाते। बिकॉज जब इस तरह बच्चे लाइव सेशंस में बैठते हैं, लाइव प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, तो ये उनका एक किस्म का लाइक अ टेस्ट, तो वो एक्टिव बैठे हुए होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो रहा होता है। तो आप अपने बच्चों को प्लीज़ इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व किया करें। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट मौजूद है, तो पेरेंट्स से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप ज़रूर जज करें कि आपके बच्चे में कौन सा टैलेंट है, क्योंकि जिसमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो परफॉर्म कर रहा है, और आप उस बच्चे को ज़रूर अप्रिशिएट करें थ्रू टीवी, आज सोशल मीडिया आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को जितना मोटिवेट करेंगे, जितना अप्रिशिएट करेंगे, उतनी ही उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा। ब्रेक की जानिब बढ़े जनाब, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, अगला टॉपिक हमारा बहुत ही अहम है, लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं, बिकॉज ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज जब हम फूड अथॉरिटी वालों की बात करते हैं, इस डिपार्टमेंट की जब हम बात करते हैं, तो बहुत ही अच्छा काम करते हुए हमें ये नज़र आते हैं। तो इस रिपोर्ट की जाने बढ़ते हैं, जो कि कश्मीर से ये रिपोर्ट है, ये आप लोगों के, आप इसको देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, ये आपने इस पर जो वीडियो देखी है, ये है वो चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह थी, यानी कि जो लोग मुझे सेहत चीज़ों को फ़रोख्त कर रहे थे, उनकी शामत आई है, और फूड अथॉरिटी ने जाके उन होटल्स पे ये कार्रवाई की है, और गैर मयारी जो तेल था, वहाँ पे घी जो पड़ा हुआ था, उस पर जो साफ़ सफाई का प्रॉपर ख्याल नहीं रख रहे थे, तो भारी जुर्माना उनको किया गया। दिस इज़ रियली वेरी गुड इनिशिएटिव, और इस तरह हमारे ये जो डिपार्टमेंट्स है फूड अथॉरिटी वाले डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, ये बहुत अच्छा नो डाउट वो काम कर रहे हैं। और दूध की दुकानें हैं, दुकानों की बात करें, जो होटल्स हैं, उनके खिलाफ भी अवामी शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि जो वहाँ पे मौजूद लोग होते हैं, जो वहाँ पे रह रहे होते हैं, उन्हें अच्छे से पता होता है कि कौन सही चीज़ दे रहा है और कौन इसमें मिलावट कर रहा है। तो वहाँ के जो मुकामी लोग थे, उन्होंने काफ़ी कंप्लेंट्स की, तो जिसके बाद ये कार्रवाई हुई, और शहरियों ने मुतालबा भी किया कि ज़िले में जो चलने वाले तमाम गैर मयारी दूध की दुकानें हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चेक एंड बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब जाएंगे, चेक करेंगे, अगर कहीं पे कोई इस तरह की चीज़ मौजूद है, अब मयारी चीज़ नहीं वहाँ पे फ़रोख्त की जा रही, आपके सेहत को नुकसान देने वाली चीज़ें फ़रोख्त की जा रही है, तो डेफिनेटली उस पर एक्शन होगा। और ये जो गैर मयारी दूध है, इसको पीने से डेफिनेटली ना सिर्फ बड़ों की बल्कि जो मासूम बच्चे हैं वो बीमार पड़ते हैं, शहरी जो हैं वो बीमार पड़ते हैं। और राइट नाउ आपको पता है कि बीमारियाँ तो वैसे बड़ी कॉमन हो चुकी हैं, तो उसका ख्याल रखना, अपनी सेहत का खास कर ख्याल रखना, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस जगह से आप चीज़ जो है वो ले रहे हैं, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ अपने जगहों पे मौजूद हैं, अपने जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ऐसे डिपार्टमेंट्स को फिर हमें भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि आया वो आपने कंप्लेन की, उस पर फिल फॉर उन्होंने एक्शन लिया। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ज़रा उसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। खूबसूरती,
ये भी सबका बुनियादी हक है। जहाँ हम सेहत की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, रहने की बात करते हैं, जो इससे पहले जितने भी हमने सेगमेंट्स किए, जो हम ये टॉपिक्स करते आ रहे हैं, वो सबका बुनियादी हक है। लेकिन खूबसूरत दिखना भी तो बुनियादी हक है ना जनाब। और जब हम इस ठंडे मौसम की बात करते हैं और फिर हम इसको खूबसूरती के साथ रिलेट करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वो मुश्किल कैसे हो जाता है कि मौसम ठंडा होता है, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और साथ साथ जो हमारा फैशन यानी कि हमारा मेकअप है ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है और इसमें फिर चेंजिंग जो है वो बड़ी मैटर करती हैं। अब वो चेंजिंग कैसे आएंगी, क्योंकि हम समर की बात करते हैं, एक समर वेदर से हम निकल के आ रहे होते हैं तो वही जो प्रोडक्ट हमने यूज़ करने उसमें आपको ज़्यादा ऑयली चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारी स्किन काफ़ी डैमेज होती है। तो वहीं पे जब विंटर आता है तो उससे भी हमारी स्किन में खासी चेंजिंग हमें देखने को मिलती है। वो चेंजिंग क्या है कि हमें अपने जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उनको चेंज करना होता है। हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होना शुरू हो जाती है, हमारे लिप्स जो हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो आया इस खुश्क मौसम में हमें जल्द की हिफाजत कैसे करनी है, ये आप सब इस वक्त कॉन्शियस होंगे कि हम इसको जाने कि हमने अपने आप को वही नर्म मुलायम हमने रखना है, हमारी रंगत जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि हमने धूप में भी नहीं बैठना हो। विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी होती है उससे भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन मेकअप को लेके विंटर के अंदर कुछ डिफरेंट टेक्निक्स होती है जिनको आपने समझना होता है, कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं जिनको आपने चेंज करना होता है, जो कि जब आप चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन जो है वो भी प्रोटेक्ट रहेगी। आपको जो समर की बात करें तो उसमें जो आपको एक्ने का सामना था, तो विंटर में आते ही आपको ड्राई स्किन है उसका सामना करना पड़ जाता है। तो इन चीज़ों से आपने बचना है, तो उसके लिए आपको मेकअप के टिप्स तो चाहिए होंगे, तो उस पर आज हम बात करेंगे। और ख़ास कर देखिए, जिस तरह हम डेली हमने लाइव आना है, डेली हमने मेकअप करना है, इसी तरह जो मेरी बहनें काम करती हैं, वर्किंग लेडी हैं, डेली उन्होंने ऑफिस जाना है, तो उनको भी हल्का फुल्का टचअप तो चाहिए होता है। तो किस तरह से वो इस विंटर के अंदर अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, अपने मेकअप प्रोडक्ट को किस तरह से उन्होंने चेंज करना है ताकि उनकी स्किन खूबसूरत रहे, तो इस पे आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे कि किस तरह से स्किन केयर को हम यकीनी बनाएं, किन प्रोडक्ट को हम ऐड करें और किन प्रोडक्ट से हमने इज्तनाब करने, और मेकअप अगर हमने लगाए रखा है तो कितने टाइम बाद हम इसको अच्छे से क्लियर करें ताकि हमारी स्किन जो है वो प्रेप हो जाए, फ्रेश हो जाए नेक्स्ट मेकअप के लिए। तो इस पर इंशाल्लाह इन डिटेल बात करेंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं आपकी खूबसूरती को लेकर, विंटर मेकअप पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक स्टोरी की तरफ आते हैं जो कि बड़ी हैरान कर देने वाली स्टोरी है। अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर हैरान हुए, हम तो हैरान होंगे ही होंगे, लेकिन इस स्टोरी में हमें डॉक्टर हैरान होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो स्टोरी है ये शारजा की है, और शारजा में 6 दिन की बच्ची के दांत निकल आए हैं। सही सुना आपने, 6 दिन की बच्ची, 6 माह की, 3 माह की नहीं, 6 दिन की बच्ची के दांत निकल आए हैं। और इसको देख के डॉक्टर जो है वो हैरान परेशान हो गए। यूएई के शहर शारजा में पैदा होने वाली ये बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 6 दिन है, और ये जो मुनफिद वाक़या जब सामने आया तो तमाम के तमाम वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे वो हैरान हो गए। और अरब मीडिया के मुताबिक बेबी मेहरा अब्दुर्रहमान 3 दिसंबर 2025 को एक निजी हॉस्पिटल में पैदा हुई, और घर में मामूली मुआयने के दौरान अहले खाना ने मुंह में एक नन्हा सा दांत देखा तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता किया। डॉक्टर ने इस कैफियत को जो है वो विलादी दांत करार देते हुए बताया कि बाज़ बच्चों में पैदाइश के फ़ौरन बाद यानी कि चंद दिनों बाद ही दांत नमूदार हो सकते हैं। उनका कहना है कि ये दांत आमतौर पर बच्चे की सेहत के लिए ख़तरनाक नहीं होते, क्योंकि घर वाले डर गए थे। अगरचे कुछ केसेस में ये नायाब तिब्बी मसाइल से मुंसलिक हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर है। मेरा के वालिद ने बेटी में गैर मामूली तौर पर जल्द दांत नमूदार होने पर खुशी और हैरत का इजहार भी किया है। नाज़रीन, तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो सामने आती रहती हैं, उन पे सोचना ये भी एक बड़ी बात है कि आप सोचें, हैरान हो कि अच्छा दुनिया में ऐसी चीज़ें भी हो रही है जहाँ हम कहते हैं कि बच्चा हमारा 6 साल का हो गया, उसके पूरे दांत नहीं निकल रहे, तो यहाँ पे ऐसी हैरानकुन चीज़ के 6 दिन की बच्ची के जो है वो दांत निकल आए। तो इस तरह की स्टोरीज़ नाज़रीन आप सुनते रहा करें, आप ख़ुद भी ऐसी स्टोरीज़ जो है वो
आप ढूंढते रहा करें, क्योंकि अपने 9 to 5 जॉब के अलावा, ऑफिस वर्क के अलावा भी दुनिया में कुछ डिफरेंट हो रहा है, इस पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ, जिस पे हम अभी बात करेंगे आपकी स्किन के हवाले से, आपके मेकअप के हवाले से, क्योंकि आपको खूबसूरत लगना है और आपको खूबसूरत लगना सिखाना जो है, बताना जो है, वो डेफिनेटली एक ब्यूटी एक्सपर्ट का काम है। वही आपको गाइड कर सकती है कि आया आपके कलर, आपका जो फीचर्स हैं, उसको लेके आपको किस तरह का जो मेकअप है वो सूट करता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, इस पे जाने। अच्छा, एक और चीज़ जिस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम सुबह जब निकलते हैं, ख़ासकर अगर समर की बात करो, हम सन ब्लॉक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे विंटर आता है हमें लगता है कि शायद सन ब्लॉक की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कितनी सदाकत है, या वाकई ही हमें समर हो या विंटर हो सन ब्लॉक जो है उसका इस्तेमाल हमने यकीनी बनाना ही बनाना है, इस पे बात करेंगे। और फाउंडेशन विंटर में हमें किस तरह की यूज़ करनी चाहिए, बड़ा प्रॉब्लम है, ख़ास करके मुझे इस पर बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो चले मेरे लिए भी आज ये हेल्पफुल चीज़ साबित हो जाएगी कि मैं भी ज़रा जान लूँगी कि विंटर में हमारी फाउंडेशन कैसी होनी चाहिए, लिक्विड बेस होनी चाहिए, क्रीम होनी चाहिए। तो इस पे जो है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक और चीज़, अक्सर जो डर्माटोलॉजिस्ट है अगर मैं उनकी बात करूं, तो वो कहते हैं कि पहले आप अपनी स्किन को चेक करवाएं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रोडक्ट लें, क्योंकि मार्केट में जब आते हैं कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं तो हम फ़ौरन जाकर उनको परचेज़ कर लेते हैं, बाद में हमारी स्किन के लिए वो काफ़ी हार्मफुल साबित होते हैं। तो आया ये चीज़ भी एक हद तक उनकी ये बात दुरुस्त भी है। तो आपने कोई भी स्किन के हवाले से प्रोडक्ट लेना है, कोई भी आपने मेकअप परचेज़ करना है, तो आप प्लीज़ उसको पहले चेक किया करें, एक अच्छी क्वालिटी का मेकअप आप लिया करें। और फिर जब हम मेकअप कर लेते हैं, पूरा दिन वो मेकअप लगा रहता है, उसको प्रॉपर हम जो है हम उसको साफ़ भी नहीं करते, प्रॉपर उसको हम उसकी क्लींजिंग जो है वो हम नहीं करते। तो डबल क्लींजिंग करना जो है वो भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इस पे भी आज हम जानेंगे। और या ये जो हम वाइप्स यूज़ करते हैं उससे मेकअप साफ़ कर लेते हैं, या डिफरेंट मेकअप रिमूवर है उससे हम मेकअप साफ़ कर लेते हैं, तो आया उससे क्या हमारी स्किन डैमेज तो नहीं हो सकती, इस पे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और शादी ब्याह का सीज़न है, पूरा दिन मेकअप चल रहा है और एक ही स्पंज 10 चेहरों पे लग रहा है, उससे भी हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है। तो इस पे जानते हैं कि आया एटलीस्ट आप अपने स्पंचेस जो है वो साथ ले जाएं, अपने ब्रशेस जो है वो साथ ले जाएं। अगर आप किसी सैलून से तैयार हो रहे हैं तो आप उन्हें कहें कि ये मेरे स्पंज या मेरे ब्रश जो हैं ये आप यूज़ करें, ना कि आपके अपने हैं वही। तो इस पे बात करते हैं, इस पे डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान जो कि ब्यूटी एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुकी है, मनोहा आरिफ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मनोहा, थैंक्स फॉर योर टाइम। बताइएगा, इस वक्त मेकअप के ऊपर जो है ना वो बात करना बड़ा ज़रूरी हो चुका था, बिकॉज विंटर है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती जा रही है, हमने अपने मेकअप प्रोडक्ट तो चेंज करने नहीं। तो इस हवाले से क्या टिप्स है आपके पास, किन बातों का हमें ध्यान रखना जो है ना वो राइट ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने मेकअप को लेके? अस्सलाम वालेकुम महविश, क्या हाल है? ठीक है, पहले तो आपको सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अच्छा, अब आप अपना क्वेश्चन जो दोबारा दोहराएं। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये था कि विंटर मेकअप में हमें किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए अपने मेकअप प्रोडक्ट को लेके, किन बातों पे ध्यान रखना जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है? देखिए जी, मेकअप की जब बात आती है तो सबसे पहले हम स्किन टाइप की बात करते हैं, बिकॉज मेकअप प्रोडक्ट जो है वो आपकी स्किन टाइप के लिहाज से यूज होता है। यूजली सर्दियों में आपकी जो स्किन है वो बहुत ड्राई हो जाती है, तो अगर आपने मेकअप करना है तो सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करें, उसको मॉइस्चराइज करें और फिर उसके बाद एप्लीकेशन करें। आपकी यूजली जब स्किन ड्राई हो जाती है तो आप देयर इज प्रेप करते हैं अपनी स्किन को एक प्रॉपर तरीके से। उसमें पहले आप जो है टोनर लगाते हैं, फिर उसके बाद आप जो है अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए मॉइस्चराइज रखें और उसके बाद अपने सूटेबल स्किन के लिहाज से आप प्राइमर लगाएं। तो उस लिहाज से फिर आपकी जो बेस है और जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, क्रैकी भी नहीं होता, ड्राई भी नहीं लगता, एंड दिस इज द प्रोसीजर। ओके, अच्छा, हमें मोस्टली लगता है विंटर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि समर में तो हम बहुत ज़्यादा सन ब्लॉक लगा रहे होते हैं, लेकिन जैसे विंटर आता है हम ये वाला जो स्टेप है मिस करना शुरू कर देते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, आई थिंक सारे स्टेप्स
यूज करना बहुत जरूरी है। मॉइस्चराइजर के बगैर या किसी भी स्टेप के बगैर आपका मेकअप इनकम्प्लीट होता है। फॉर टाइम बीइंग ठीक लगता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका मेकअप क्रैक करता है, ऑक्सीडाइज करता है, पैची हो जाता है। तो आई थिंक सारे स्टेप्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। अच्छा, विंटर में भी क्या हमें जो एक तो ड्राई स्किन का हमें देखने को मिलता है कि स्किन हमारी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, विंटर में भी ऑयली स्किन सामने आती है? क्योंकि आपका तो रेगुलर का ये काम है, तो विंटर में भी ऑयली स्किन है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपसे जी बिल्कुल, मैंने आपसे इसीलिए ये कहा कि सबसे पहले हम विंटर के मौसम के लिहाज से नहीं, स्किन टाइप के लिहाज से देखते हैं। एंड डेफिनेटली ऑयली स्किन आती है, और ऑयली में ये होता है कि विंटर में थोड़ी सी लेस ऑयलियर होती है, लेकिन विद टाइम आपको ऑयल बिल्डअप हो जाता है, एट द एंड ऑफ द डे स्किन इज ऑयली। लेकिन देन अगेन ये सारे स्टेप्स उसमें भी हम फॉलो करते हैं, बस प्रोडक्ट का टाइप चेंज हो जाता है। ऑलराइट, यानी कि ये विंटर में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक्नी और पिंपल्स वाली स्किन भी विंटर में देखने को मिलती होगी, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ओके, तो क्योंकि एक्ने और पिंपल्स के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। इट्स नॉट Okay. जस्ट प्रोडक्ट व्हाट यू यूज, Okay. लेकिन रूट कॉज कुछ और होता है, तो इट डज परसिस्ट। ओके, तो अगर इस तरह की जो एक्ने और पिंपल्स वाली जो स्किन है वो किस तरह से मेकअप स्टेप फॉलो करे? बिकॉज अगर एक ऑफिस गोइंग बच्ची है या लेडी है तो अब पूरा दिन या 8 घंटे उसके फेस पे मेकअप रहना है, ज़रूरी है, उसकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है कि अपने आप को ग्रूम करके उसने जाना है। तो उसको देखते हुए कैसे, उसकी अब स्किन भी थोड़ी सी डैमेज है, तो कैसे वो मेकअप स्टेप्स को फॉलो करे ताकि उसका मेकअप ख़राब ना हो, क्रैक ना हो, और चूँकि एक्नी है तो वो भी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे? देखिए, मैं भी सबसे पहले तो ये कि आई वुड प्रेफर कि किसी के पास अगर एक्नी है तो एक्नी का पहले सोल्यूशन लें। आपकी Okay. स्किन नॉर्मल होना बहुत जरूरी है, और हाँ. उसके बाद आप मेकअप करें, बिकॉज मेकअप इज रियली नाइस फॉर स्किन, बट देन अगेन वो एक्नी का भी बाहिस बनती है। तो अगर आप पहले तो अपनी स्किन फिक्स कराएं, और है। दूसरा ये कि एक्नी वाली स्किन की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मेक श्योर कि वो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स ना हो। हमारे पास सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं, और वाटर बेस्ड होते हैं। ठीक है। और एक्नी के लिए जो बेस्ट है दैट इज वाटर बेस्ड। आप वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स लें, आपका जो प्राइमर भी है वो वाटर बेस्ड होता है, आपका मॉइस्चराइजर भी वाटर बेस्ड होता है, आपकी बेस भी वाटर बेस्ड होती है। Okay. तो आप जो एक्नी वाले लोग हैं उनके ऑब्वियसली मार्क्स भी होते हैं, और उसके कलर करेक्शन भी फर्क होती है, जस्ट टू हाइड दैट। बट आई थिंक डेली वेयर में कलर करेक्शन मुश्किल हो जाता है। Okay. तो आई थिंक कि जो है वो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करें। ठीक है। और अगर डेली वेयर के लिए जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि देखें, एक्नी मार्क्स तो प्रॉपर मेकअप के साथ छुपते हैं, पर डेली वेयर में आप बीबी क्रीम्स यूज करें जो कि वाटर बेस्ड है। हाँ. सनब्लॉक इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड Okay. वंस अगेन आई वुड से कि पहले अपनी स्किन को हील करें Okay. एंड देन अप्लाई मेकअप। ऑलराइट, तो ये फाउंडेशन का आप जो नॉर्मल जिनकी स्किन है उनके लिए फाउंडेशन किस तरह की रेकमेंड करती हैं आप? देखिए जी, अगेन स्किन टाइप है। Okay. ड्राई स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, कॉम्बिनेशन स्किन होती है। तो जो ड्राई स्किन होती है हम उस पे यूजली सिलिकॉन बेस्ड उस पे जाते हैं, बेस पे जाते हैं। एंड जो ड्राई ऑयली स्किन होती है उस पे हम वाटर बेस्ड पे जाते हैं। तो स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, हम कोई एक स्पेसिफिक बेस में नहीं बता पाऊंगी। तो हर स्किन टाइप, हर अंडरटोन और हर टेक्सचर के लोगों के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस होती है। अच्छा, हम देखते हैं कुछ प्रोडक्ट के ऊपर देखते हैं जो स्किन प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये ऑल टाइप ऑफ स्किन यानी कि ये अप्लाई कर सकता है, तो ये सही होता है अगर इस तरह के कोई प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो? मैं विश यूजली फाउंडेशंस ऑल स्किन टाइप की नहीं होती, क्योंकि उसमें प्रोडक्ट्स ऐसे डलते हैं, बेसिक उनके इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं। लेकिन मॉइस्चराइजर्स हो गए, जैसे देयर इज दिस वन एम्ब्रिलीस मॉइस्चराइजर जो कि आई थिंक सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ट्रेडमार्क है मेकअप आर्टिस्ट का, वो ऑल स्किन टाइप्स के लिए, ठीक है। तो वो ऐसे सर्टेन प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ऑल स्किन टाइप को केटर करते हैं। ओके, तो दैट्स फाइन। ऑलराइट। अच्छा मनोहर, ये चीज़ बताइएगा एक और कि विंटर में जो वेडिंग्स सीजन है ना, ये भी बड़ा एक्टिव हो जाता है, तो इसमें किस तरह के मेकअप जो है वो ज़्यादा इन हो रहे हैं कि लाइट सॉफ्ट मेकअप की तरफ लोग हैं या शार्प मेकअप की तरफ ज़्यादा एक्टिव है? अच्छा, मैं विश सिंस द स्टार्ट ऑफ 2025 हमने ये जो इस साल का ट्रेंड जो था दैट वाज लेस मेकअप, नो मेकअप लुक। लेकिन हम जैसे जैसे 2025 की एंड की तरफ आ रहे हैं एंड गोइंग टुवर्ड्स 2026, दोनों लुक्स चल रही हैं। हेवियर लुक भी जा रही हैं और नो मेकअप लुक भी जा रही है। कुछ ब्राइड्स आती हैं वो कहते हैं बिल्कुल स्किन लाइक एक फील हो और लगे ही ना बेस लगा हुआ है। कुछ क्लाइंट्स आते हैं दे स्टिल वांट सटल हेवियर लुक। तो आई थिंक जो थोड़ा हमारा 2025 का
ट्रेंड है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अपकमिंग ईयर। ओके ओके। सो एक और चीज़ बताइएगा कि अब अगर मैं ऑफिस गोइंग लेडीज़ की बात करूं तो उनका भी 8-10 घंटे वो मेकअप रखती हैं। अगर शादी ब्याह के सीज़न की बात करें, किसी फंक्शन की बात करें, तो उस पर भी कम से कम इतना इतना टाइम तो मेकअप रहता ही है। अब उसको रिमूव करने का तरीका जो है वो क्या है? क्योंकि नॉर्मली हम सुनते हैं कि मेकअप रिमूव करने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है या बहुत ज़्यादा खिंचना शुरू हो जाती है। तो इस पे ज़रा बताएं कि मेकअप रिमूव कैसे करना चाहिए, प्रॉपर उसका क्या तरीका है? मैं विश पहले तो ये कि अगर आप अच्छे प्रोडक्ट स्किन पे यूज कर रहे हो तो आप जब मेकअप उतारते हो तो आपकी स्किन, बिकॉज ये हमारे यूजुअली अब जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें स्किन केयर भी एडेड है। ओके। उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे एडेड है कि ना कि आपकी स्किन को वो एक लुक मेकअप की देते हैं कि इवन कि आपकी स्किन को बेहतर करते हैं। ओके। तो पहली तो ये कि अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट लगा रहे हो जो कि बहुत जरूरी है, अगर अपने मेकअप आर्टिस्ट के पास जा रहे हैं, मेक श्योर दैट दे आर यूजिंग गुड प्रोडक्ट्स। तो पहले आपका वो मेकअप उतारने के बाद आपकी वो नहीं स्किन खराब होगी। दूसरा ये कि सबसे पहले आपकी क्लिनजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ना जस्ट कि मेकअप उतारने के वक्त, डेली नाइट टाइम पे आपकी क्लिनजिंग बहुत जरूरी है। आप वाटर बेस्ड क्लिनजिंग कर लें, जो कि एक्ने प्रोन स्किन है, जो जिनकी ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, आजकल बहुत अच्छे कोरियन ऑयल बेस्ड क्लिनजर्स आए हुए हैं, तो आप वो इस्तेमाल करें। और आईज के लिए माइसिलर वाटर होता है, वो बहुत अच्छा है। और उसके बाद अच्छे से मॉइस्चराइजर करके आप अपनी नाइट क्रीम लगा लें। ओके। डिफरेंट हम देखते हैं सीरम निकले हुए हैं, इतनी बेतहाशा कंपनी आ गई हैं कि पता नहीं चलता किसका सही है किसका नहीं, और हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए और कौन सा नहीं। तो आया इसमें हम कैसे जो है वो ये अंदाज़ा लगाएं कि आया जो हम ये एंटी एजिंग सीरम है या ये लोगों को एक्नी है, पिंपल्स हैं, पिगमेंट के बहुत ज़्यादा इशू फेस करने पड़ रहे हैं, तो उसको लेके ये डिफरेंट जो सीरम्स अप्लाई कर रहे होते हैं, इसको अब किस तरह से हम डिफाइन करें कि कौन सा हमारे लिए सही है हमारी स्किन के लिए और कौन सा नहीं? देखिए ये जो सीरम्स है ना, ये भी एक प्रॉपर साइंस है, इट्स नॉट दैट इजी। ये प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से आपको लिखवाना होता है। फॉर एग्जांपल अब रेटिनॉइल है, दैट इज 25+ आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। सीरम्स जो है विटामिन सी, वो फॉर मी आई थिंक एक्नी प्रोन स्किन पे इस तरह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज विटामिन सी सीरम्स जो है वो आपके एक्नी का ज्यादा बढ़ा देते हैं, एक्नी को बढ़ा सकते हैं एक्नी को। फिर नाइसिनामाइड है, वो बहुत अच्छा आपकी पोर्स को श्रिंक करता है। लेकिन हर चीज का ना एक टाइम होता है। आप एएमपी आपका यूजेज होता है कि आप कौन सा सीरम दिन को लगा सकते हैं, कौन सा सीरम रात को लगा सकते हैं, हफ्ते में कितनी दफा लगा सकते हैं, और किस तरीके से लगाना है। मॉइस्चराइजर से पहले लगाना है, मॉइस्चराइजर के बाद लगाना है, नाइट क्रीम के पहले लगाना है। तो इसका एक प्रॉपर रिजीम होती है जो कि आई थिंक अपनी स्किन के लिहाज से आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उसको सेट करवा ले। एंड फॉर आई थिंक आपको अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना चाहिए फॉर गुड स्किन। एग्जैक्टली, बिकॉज राइट नाउ जो हमारा लाइफस्टाइल है उसको लेकर तो डेफिनेटली डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ जो है ना दोस्ती बड़ी जरूरी हो चुकी है। बड़ी जरूरी है, बिल्कुल। एग्जैक्टली। मैंने ये पिगमेंट की मैंने बात की थी, आजकल हमारे बच्चियों के फेस पे, इवन लड़कों को, बच्चों को हम देखते हैं ये पिगमेंट के इशू बहुत ज्यादा आ रहे हैं, वजह क्या है? देखिए आजकल हमारी डाइट भी ऐसी है, और आपने देखा होगा महविश, पीसीओएस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारे हार्मोनल इश्यूज इतने ज्यादा हैं। आई थिंक एक तो सन एक्सपोजर भी होता है बच्चों का। हम एक वो सन ब्लॉक बच्चों को अप्लाई नहीं करते, हमें लगता है बस हम बड़े हैं और हमें ही सन ब्लॉक अप्लाई करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने छोटे बच्चों को भी सन ब्लॉक लगाएं, उनका सन एक्सपोजर आपसे ज्यादा है। तो बच्चों के लिए सन ब्लॉक से अलहदा मिलते हैं, और हमारी टीनेज जो बच्चियां हैं, अच्छा, हमने तो बच्चों को सन ब्लॉक लगाने का हम कोई कॉन्सेप्ट जो है ना वो रखा हुआ ही नहीं है, बिल्कुल, बिकॉज यूवी रेस तो हम सबको टच कर रही है ना, खाली बड़ों को तो नहीं करती, बच्चों को भी करती है। आई थिंक बच्चों का एक्सपोजर स्कूल में, प्ले ग्राउंड में खेलते हैं, तो उनका एक्सपोजर जो है वो ज्यादा है। तो सबसे पहले तो सन ब्लॉक, बिकॉज ये जो आपकी ब्लैक पिगमेंटेशन होती है फेस पे, सबसे पहले तो वो आप सबसे पहले आप कहते हो जी सूरज की वजह से। दूसरी जो कॉज आ जाती है वो आपके हार्मोनल हेल्थ आ जाती है। हमारी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो चुका है पीसीओएस, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन, छाइयां के नाम से आप कह सकते हो। वही बात है कि जैसे आप एक्नी की बात करते हैं, उसी तरह आप छाइयों के लिए भी रूट कॉज को आप पहले एड्रेस करें। अच्छा, अब हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मजीद नाज़रीन इस पे हम बात करते हैं। हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइट का भी प्रॉब्लम है, तो मजीद इस पे इन डिटेल बात करते हैं ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसपे हम बात कर रहे हैं विंटर में मेकअप करने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो हैं वो हमारी मेहमान हमारे साथ शेयर कर रही हैं और हमें गाइड कर रही हैं कि हमने मेकअप कैसे करना है, अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है, और जो हम धड़ाधड़ इधर उधर से प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं उससे ज़रा हमने अवॉइड करने, इस पर बात करें। मनोहा हमारे साथ है। मनोहा, हम बात कर रहे थे
पिगमेंट के हवाले से कि ये जो आजकल हमारी एशियन स्किन की बात करें तो उस पे ये जो केसेस हैं, ये जो इशू है, ये ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है कि उनको ये छाइयाँ जिनको कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बन रही, इवन ख़वातीन नहीं लड़कों के फेस पे भी हमने ये प्रॉब्लम देखा है। तो आप ज़रा इस बात को मुकम्मल कर लें। देखिए, एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं इसको इतनी डिटेल में एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी, बट देन अगेन आई थिंक पीसीओज और हार्मोनल हेल्थ हमारे पाकिस्तान में इवन जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं एंड मोस्टली जो उनके फेशियल फीचर्स वो सब चीज़ें देख के व्हेन आई इंक्वायर, तो बेसिक इशू जो है वो हार्मोनल हेल्थ ही होता है। स्पेशली आप टीनेजर्स में जो एज आप देखते हैं फ्रॉम 10 टू 10 प्लस जो हमारा एज ब्रैकेट आ जाता है, उसमें हार्मोनल हेल्थ बहुत बड़ा एक फैक्टर प्ले करता है। एंड आई थिंक पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा ये इशू बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में भी बहुत इश्यूज आते हैं, इसमें छाइयाँ आती हैं, फेशियल हेयर आते हैं, पिगमेंटेशन आती है। इसको हटाने के लिए हमारी जो खवातीन फार्मूला क्रीम्स का धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रही हैं, वो किस तरह हमारी स्किन को डैमेज कर रहे हैं? That is very damaging. I think खैर अब आके मैं भी थोड़ा क्रीम्स का रुझान कम हो गया है, बिकॉज हमारी जो लेजर जो है और एस्थेटिक्स जो है वो बहुत आगे जा चुकी हैं। लेजर अच्छा, वो इफेक्टिव है जो लेजर ट्रीटमेंट हो रहा है? इफेक्टिव है? इट इज परमानेंट इफेक्टिव। इसको रिमूव कर पा रहा है? नहीं, परमानेंट तो रिमूव नहीं होता है, परमानेंट के लिए और भी बहुत है, लेकिन देखिए वही बात है, अगेन यू हैव टू टच द रूट कॉजेस। आप अपने पीसीओएस को कंट्रोल करेंगे, आपके सारे सिम्टम्स भी ठीक हो जाएंगे। ओके। सो यस, बट ऑन द जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कह रही हैं हेयर रिमूवल के लिए अगर आप क्रीम्स यूज कर रही हैं, तो क्रीम्स इज वेरी हार्श, बहुत हार्श केमिकल होता है, जिससे आपकी स्किन डार्कनिंग हो जाती है और आपका जो हेयर है दैट बिकम्स इवन मोर थिकर। तो आई थिंक दैट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। लेजर बेहतरीन है, और जो लेजर नहीं करा सकते वो डेफिनेटली दे गो फॉर फेशियल वैक्स एंड एवरीथिंग। बट देन अगेन आई थिंक लेजर इज द बेस्ट ऑल्टरनेट। बट देन अगेन यू हैव टू गो फॉर द रूट कॉज, अपने रूट कॉज को ठीक करें, अपनी हार्मोनल हेल्थ को बेहतर करें एंड एवरीथिंग फाइन। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कुछ खातीन हमारी जो है वो फेस वैक्स भी करवा रही होती है अपने हेयर्स को रिमूव करवाने के लिए, तो वो हमारे स्किन के लिए अच्छा है? क्योंकि एक सेंसिटिव एरिया है हमारी जो फेस स्किन है। देखिए, ये जो चीज है ना, ये हमारी बहुत पहले से चलती आ रही है, तो आई वुडंट से अच्छा है, I wouldn't say अच्छा है, but then again I think not everybody can get the laser done, तो it is accessible। आप थ्रेडिंग कह लें, आप अपर लिप्स कह लें, आप वैक्सिंग कह लें, ये accessible चीज है जो कि everybody can get done। ठीक है, कुछ खवातीन को आफ्टर ये जो आपने थ्रेड की बात की या ये जो मेरे वैक्स की बात की, इसके बाद एक्नी आना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह exactly। उसकी वजह यही है कि आप जब अपना बाल खींचते हैं तो वो पोर आपका डैमेज होता है, फिर उसके बाद आप जो है वो पोर आपका ओपन होता है, और उसके फिर आप प्रोडक्ट ऊपर आपको अप्लाई कर देते हैं, वो पोर ब्लॉक हो जाता है, और उसके बाद आपको एक्ने शुरू हो जाती है। तो आपकी जो वैक्स के बाद आफ्टर केयर भी है वो बहुत जरूरी है। यूजुअली आप जो है वो एक कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज करें जिसके ऊपर से आपकी डेड स्किन उतरे और एक दिन के लिए एक्सफोलिएट करें बेसिकली, एंड उसके लिए भी बहुत सारे सीरम्स आते हैं। तो एक्सफोलिएट करें 1-2 दिन तक, एंड देन आई डोंट थिंक सो एक्ने आएगी। ओके। जो डिफरेंट फेशियल्स निकले हुए हैं, ख़वातीन जाती हैं सैलून और मुख्तलिफ़ किस्म के फेशियल्स, कोई वाइटनिंग करवा रहे हैं, कोई हाइड्रा करवा रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो ये ज़रा बताइएगा कि एक तो क्या हमारी स्किन के लिए ये इफ़ेक्टिव होते हैं, जो जिस पर्पज़ के लिए हम करवा रहे हैं वो हमारी स्किन उस तरह से ग्लो करती है, या स्किन की हेल्थ जो है वो बेहतर होती है, और अगर फेशियल करवाना है तो कितने टाइम बाद हमें करवाना चाहिए? देखिए, कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ अ मेकअप आर्टिस्ट, the makeup artists are going to hate me for this, but then the reality is कि आप जो I don't support these facials, because आप किसी भी सैलून में जा रहे हैं, आपको नहीं पता जो आपका फेशियल कर रहा है उसको प्रॉपर टेक्निक्स पता है, वो प्रॉपर डायरेक्शन में मसाज कर रही है, बिकॉज ना कि आप एंटी एजिंग करा रहे हैं, अगर गलत डायरेक्शन में आपका मसाज हो वो एजिंग का बाइस भी बन सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर आपने फेशियल्स कराने आप प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट से कराएं। हाइड्रा फेशियल इज अ वेरी गुड फेशियल टू डू। हाँ, अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए किसी के फेस पे, अगर छोटे माइन्यूट हेयर हैं, दे कैन गेट द पॉलिशर डन, अगर उन्होंने लेजर नहीं कराना। लेकिन जो बेसिक फेशियल है वो मेरे ख्याल से आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कराना चाहिए। फेशियल्स आपको जो आप सैलून से फेशियल कराते हैं, दे डेफिनेटली डू गिव यू अ ग्लो, बट दैट इज आल्सो फॉर
आपकी सुपरफिशियल लेयर है। आई डोंट थिंक सो दैट्स गोना चेंज एनीथिंग विद इन। ना आपको वो एंटी एजिंग दे सकता है, हाँ। और आपकी स्किन है वो कितना ही आपका एब्जॉर्ब कर लेगा। एग्जैक्टली। तो टेम्परेरी ग्लो होता है, 1-2 दिन तक आपका ग्लो होता है, और उसके बाद इट्स द सेम। ओके। हाँ, अगर आप डेली क्लेंजिंग करते हैं घर में भी, तो मुझे नहीं लगता आपको इन फेशियल्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मुझे नहीं याद कि लास्ट मैंने फेशियल कब करवाया था, बिकॉज हमारा डेली हमने मेकअप करना है, तो बिल्कुल। डेली हम डीप क्लींजिंग कर रहे होते हैं, तो मुझे नहीं याद कि लास्ट मैंने जो है वो फेशियल मैंने कब करवाया था। तो ये जो हम हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद देखते हैं कि जाके सैलून बैठी होती है और फेशियल करवा रही होती हैं, और उन्हें लगता है कि वो बड़ा ग्लो कर रही हैं, और ख़ासकर हाइड्रा फेशियल की बात करें तो मैं देख रही हूँ कि हर दूसरे सैलून में मशीन आ चुकी है हाइड्रा हाइड्रा फेशियल। फेशियल बहुत अच्छी चीज़ है महविश। आई थिंक आपका जो डीप क्लींजिंग है, जो आप जनरली भी नहीं कर पाते, वो आपके पोर्स जो है वो बड़े अच्छे से क्लीन कर देती है। तो हाइड्रा फेशियल इज अ वेरी गुड थिंग। जबकि अगर लेकिन जनरल फेशियल्स भी हैं, जी। आई थिंक वो कराने चाहिए। लेकिन फॉर एग्जांपल इफ यूर अ ब्राइड एंड आपने 2 दिन बाद आपका इवेंट है, हाँ। तो आई वुड से आप हाइड्रा फेशियल ना कराएं, आप ये जनरल फेशियल कराएं, लेकिन वो भी एटलीस्ट 3-4 डेज बिफोर एंड देन कम टू मी, बिकॉज उससे ये कि आपकी स्किन जो है वो थोड़ी स्मूथ हो जाती है और Yes. एप्लीकेशन बहुत अच्छी होती है। एग्जैक्टली। तो हाइड्रा फेशियल की भी आप देखें, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ सीरम्स हैं जो आपको पता है कैसे यूज़ करने हैं, कितने टाइम तक आपने वो स्किन पे यूज़ करने हैं। तो क्या बिल्कुल। इसके बारे में, अब एक डर्माटोलॉजिस्ट तो बेहतर इस चीज़ को जानता है, लेकिन हर दूसरे सैलून के ऊपर ये जो मशीन नज़र आ रही है, तो आप नहीं समझती बिल्कुल। कि ये स्किन सही करने की बजाय उनके साथ ज्यादती हो रही है? नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं हो रही महविश। आई हाँ। थिंक ये क्योंकि इसका एक प्रॉपर तरीका होता है। हाइड्रा फेशियल इज प्रॉपर, देयर स्टेप्स इन इट, एंड स्किन टाइप के लिहाज से ही हाइड्रा फेशियल होता है। ओके। इट्स नॉट जस्ट अच्छा, वन एक और चीज़ यहाँ पे ज़रूर ऐड कीजिएगा कि क्या हर स्किन को हाइड्रा फेशियल की ज़रूरत होती है, या कुछ स्किन को ज़रूरत होती है इसकी? देखिए, बेसिकली हाइड्रा फेशियल जो है ना, वो आपकी बेसिक पोर क्लेंजिंग के दें वो है। ओके। उसमें बाद सेरम्स जो है ये वही है जो आप घर में भी लगाते हैं। इसमें ठीक विटामिन है। सी है, इसमें सैलिसिलिक एसिड है, जो भी आपकी हाँ। बेसिक इशू है आपका स्किन का, वो उसको केटर करती है। ओके। तो आई थिंक हाइड्रा फेशियल इज बेटर बिकॉज उसमें आपके मसल्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आपकी पोर क्लेंजिंग हो रही है। तो मुझे आई थिंक हाइड्रा फेशियल नॉर्मल फेशियल से बहुत बेहतर है। दैट्स रियली ग्रेट। आप हमारी ख़वातीन को, हमारी बहनों को क्या पैगाम देना चाहेंगी जो डेली बेसिस पे खासकर मेकअप कर रही हैं हमारी जैसी? सो बेसिकली ये मैं जनरली भी अपने क्लाइंट्स को बहुत कहती हूँ कि मेकअप से पहले आप अपनी स्किन का ख्याल रखें। आपकी स्किन हेल्दी होना बहुत जरूरी है। हाँ। आप अगर कहते हैं कि जी मेकअप करा रही हूँ मैं और मेरी ग्लास स्किन लुक आ जाए, हाँ। या मेरी यहाँ पे लाइंस पड़ी हैं तो मेकअप के बाद गायब हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। मेकअप आपको Exactly. सिर्फ जो है वो एक सुपरफिशियली आपकी फीचर्स को डिफाइन कर देता है, बट आपको अपनी स्किन पे बहुत काम करना चाहिए। और अब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतने एडवांस प्रोडक्ट्स आ चुके Yeah, हैं। exactly. वर्क ऑन योर स्किन एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपनी स्किन का बेहतरीन ध्यान रखें, थैंक ताकि यू आपको सो मेकअप की मच जरूरत ही मनोहा, थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली नाज़रीन, हमें हमारी स्किन का ख्याल रखना है, और सर्दियों में मेकअप से अगर आप अपने आप को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं तो पहले आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, डाइट का ख्याल रखें, उसके बाद फिर मेकअप की तरफ आएँ। अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप जो मेकअप करेंगे ना वो उस पर टिकेगा। अगर सेहत अच्छी नहीं है तो आप जितना भी महंगा आप मेकअप लगा लें उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। अगला टॉपिक जो है वो बताने से पहले एक रिपोर्ट की जाने बढ़ते हैं, जो कि है ननकाना पुलिस की जानिब से DPO सरफराज अहमद की हदायत पर गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान 2455 अफराद के चालान हुए हैं, और इसका जो जुर्माना है चालान का, जबकि यानी कि 29,65,000 से ज़ायद जुर्माने किए गए हैं। और ट्रैफिक कवानीन के मुख्तलिफ जो खिलाफ वर्जियों पर उन्होंने 737 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल जो है वो बंद किए हैं, और ज़िले भर में 373 अफराद के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। तो चलिए इस पर एक ये रिपोर्ट देखते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन देखिए, जब हम ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर जुर्माना तो हमें भुगतना पड़ेगा, और स्पेशली जो वालिदैन हैं उनसे हम गुजारिश करते हैं कि जो कम उम्र के बच्चे हैं प्लीज़ उनको ड्राइविंग से आप मना करें, वो बाइक गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है
और इसका जो है वो इसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आते हैं टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, ज़िंदगी से सबको प्यार होता है, सबको मोहब्बत होती है, तो एक ऐसी खामोश बीमारी डिप्रेशन जिसको मोस्टली हम बड़ा लाइट ले जाते हैं या हम किसी से डिस्कस नहीं करते। तो डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो नाज़रीन ये एक ऐसी खामोश बीमारी है जो इंसान की सोच, उसका रवैया और जो रोज़मर्रा की उसकी ज़िंदगी है, जिसमें उसके बर्दाश्त के एलिमेंट है, जिससे उसमें खुशियों के एलिमेंट आते हैं, उन सब को ये मुतासर कर देती है। तो आपने डिप्रेशन जैसी बीमारी को लाइट नहीं लेना। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि किस तरह से हमारी जहनी सेहत इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है या फिर हम कर रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पे हमें काम करने की ज़रूरत है, किस तरह से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं अपनी जहनी सेहत को बेहतर बनाने में, या अगर खुदा न खास्ता कोई डिप्रेशन में मुब्तला है, कोई किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, तो किस तरह से हमने उसे ट्रीट करना है। क्योंकि इस वक्त हम देखते हैं नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर इंसान जो है वो एग्रेसिव हो चुका है। सब्र की बात करें, बर्दाश्त की बात करें, प्यार मोहब्बत की बात करें, अच्छे रवैयों की बात करें, मस्बत सोच की बात करें, तो हमें ये चीज़ें नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि हर इंसान अपनी टेंशनों में, अपने मसाइल, अपने प्रॉब्लम्स में, और वो अपने आप अपनी सेहत, अपनी मेंटल हेल्थ को तो बिल्कुल उसने साइड कर दिया हुआ है। उस पर तो उसका कोई फोकस ही नहीं है कि किस तरह से मैंने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ख़ासकर जहनी सेहत का। हम जिस्मानी सेहत की बात करते हैं, उस पर हम बड़े एफर्ट कर रहे होते हैं, जिम जाते हैं, अच्छा खाना खा रहे होते हैं, एक्सरसाइज वर्जिश हम सब करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी सेहत भी है जिसका हमने ख्याल रखना है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, और इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मोअज़्ज़िज़ मेहमान, जो कि बड़े अरसे बाद उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बट कर लिया है, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, नबीला सदफ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नबीला। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस मैं आपके सामने हूँ, थोड़ी सी तबीयत नासाज है, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। नबीला बताइएगा, जहनी सेहत, देखिए हम जिस्मानी सेहत की जैसे मैंने बात की, हम बड़ा फोकस करते हैं उस पर, लेकिन जहनी सेहत को कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मौजूदा दौर की बात करूँ तो आप क्या देख रही हैं कि हमारे मुआशरे में इस वक्त कौन सी ऐसी वजूहात सामने आ रही हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है? अगर हम करंटली बात करें ना, तो डिप्रेशन जो है बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से बढ़ रहा है, और उसमें ये है कि जो तनाव है ना, जो स्ट्रेस है, जब वो हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको अगर हम देख लें, ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैटर करती हैं। फिर सिचुएशंस ऐसी बन चुकी हैं, रवैये ऐसे बन चुके हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ ऐसे आ चुके हैं कि ऑटोमेटिकली अब हम पहले हम बहुत जल्दी मान जाते थे, अब हम लोगों के साथ चीज़ों को देखते हुए भी शक की निगाह से देखते हैं ना कि है या नहीं है। पहले हम बहुत जल्दी जो है वो रवैये को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए हम आगे हाथ बढ़ा देते थे, हेल्प कर देते थे, अब हम नहीं करते। तो आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान जो है ना, जब वो अपने अंदर ही सवालों का जवाब देना शुरू हो गया है, जहनी तनाव बढ़ता जा रहा है, और उसको ट्रिगर यानी पोक जो चीज़ कर रही है वो मुसलसल, ये जो आप बाहर निकल जाएं तो सिचुएशंस हैं, रस्तों की सिचुएशन हो गई है, जॉब का प्रेशर हो गया, ये जो सारी चीज़ें। आपने रास्तों की सिचुएशन की बात की है ना, इस वक्त इस्लामाबाद और पिंडी के लिए तो सबसे बड़ा डिप्रेशन का एलिमेंट यही है, और लोग कह रहे हैं कि भाई इस्लामाबाद को तो नजर लग गई। बिल्कुल, एक दिन पहले ही आपको जब पता चलता है ना कि कल कुछ ये इवेंट है, इस तरह रूट लगना है, सब कुछ आपको उसी एक दिन पहले डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बेसिकली ये स्लोली ग्रेजुअली जो है ना डिप्रेशन की वजूहात की तरफ आ रही हैं। एक हम बायोलॉजिकल फैक्टर की बात कर लेते हैं कि अगर मदर के अंदर डिप्रेशन है तो ऑब्वियस ही बात है कि जब वो बेबी कंसीव करती हैं या डिलीवर करेंगी बाद में, तो ये चीज़ें भी उनके अंदर बायोलॉजिकली बच्चे के अंदर डिप्रेशन डेवलप हो जाता है। फिर हम एक इंसान आइसोलेट हो रहा है मुसलसल, और एक स्ट्रेसफुल डिप्रेसिव माहौल के अंदर कॉन्टीन्यूसली रह रह के नेगेटिव थॉट्स आके ये चीज़ें बन रही हैं। फिर हम एक और तरफ चले जाएं, नींद का ना पूरा होना। नींद पूरी नहीं है, आपका ब्रेन कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, वो एंड पे नेगेटिव थॉट्स की तरफ आ रहा है, यानी कोई भी ऐसी बात है जिसका जो नतीजा है वो गलत, उसके बाद आइसोलेट होने के बाद फिर वो प्रेशर, फिर वो डिप्रेशन। ये चीज़ें जो हैं वो बिल्ट इन हो रही हैं, और इसकी वजह से हम पता नहीं जानते बूझते इग्नोर कर रहे हैं या अनजाने में इसको ये भी मुझे बताएं, ये भी मसला देखने में आ रहा है कि अगर कोई ये हमें जहनी सेहत को कोई इश्यूज आ रहे हैं, हम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएंगे इस वजह से कि अगर किसी ने देख लिया, किसी को पता लग गया, वो कहेगा ये तो पागल है।
ये अब ना लोग आते हैं सेशन के लिए भी आते हैं, अवेयर हो गए? अवेयर हो रहे हैं। ओके। हो अभी हुए नहीं है लेकिन हो रहे हैं। ओके। अच्छा हो तो रहे हैं लेकिन उनका ना ट्रस्ट डेवलप नहीं हो रहा। अब ट्रस्ट इस तरह से है कि मैंने मेरी एक कोलीग हैं तो उनके साथ मतलब हम डिस्कस कर रहे थे, बड़ी अच्छी मतलब एक आप कह लें कि गुड लिसनर भी है सब कुछ। तो लोग इतने बेचैन हो चुके हैं ना कि वो जब रिस्पॉन्ड, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड भी करते हैं, उनके अंदर चेंज भी आता है, वो अपने डिप्रेशन को ओपनली डिस्कस करके माहिर नफ्सियात के साथ बात करते हैं और उसके बाद ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं और वो निकल भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन से नहीं निकल सकते, टाइम लगता है, निकल आते हैं। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि नहीं आप तो इनको सिर्फ साइकोलॉजिस्ट को बातें करनी आती है, इनसे ट्रीटमेंट नहीं होता। ओह माय गॉड। आप माइंड सेट चेक करें एक इंसान का, यानी अवेयरनेस है, आप जा भी रहे हैं, आप मुतमईन नहीं हो रहे। जैसे मैंने अभी कहा ना कि शक, ट्रस्ट इश्यूज, यानी हम लोगों की अपनी पर्सनैलिटीज के अंदर भी ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। ऐसे ही ट्रस्ट इश्यूज को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। नबीला क्यों ये ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा, ये आपकी बात वाकई दुरुस्त है कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत है। हमसे अगर कोई बात कर रहा है, कुछ चीज़ डिस्कस कर रहा है, हमारे फ़ायदे की भी होगी, फिर भी हम ना शक की निगाह से देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं अंदर से हम डगमगा रहे होंगे, कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी जो है ना, नेगेटिव थॉट्स वो हमारे आ रहे होते हैं। तो कैसे हम इससे निकले, क्योंकि ये तो हमारे बच्चों को भी तबाह कर देगी। करता है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए ना जिसकी वजह से। तो उसमें अगर हम निकलने की बात करें ना कि ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं, लेकिन उसमें आपने खुद को रिफाइन करना है। आपने खुद को ऐसा नहीं करना कि कोई आपको लेके क्वेश्चन मार्क में आ जाए। आपने खुद की पर्सनैलिटी को ऐसे बनाना है कि आप किसी के लिए ट्रस्टवर्दी बन जाएं। जब आप किसी के लिए ट्रस्टवर्दी बनते हैं, आपके थॉट्स क्लियर होंगे, आपकी सोच क्लियर होगी। अभी हम डिप्रेशन की बात कर रहे थे ना कि माइंड और सोच और ये चीज़ें ये मेंटल हेल्थ पे कितना असर करती है। आपके ब्रेन को पॉजिटिव होना ज़रूरी है, आपके ब्रेन को हेल्दी होना ज़रूरी है। ये ब्रेन है और यही वर्कआउट करता है। तो जब ये ब्रेन पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें और उनके साथ उन चीज़ों के एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस किए, उनके साथ बैठ के उसको लर्न करें। एग्जैक्टली। आप 101% दोबारा ठीक नहीं हो सकते। 101% जैसे हम कहते हैं ना कि एक ट्रॉमा पे हम उससे पहले हम बहुत अच्छे थे, नहीं होंगे, लेकिन हम 80% पे आ सकते हैं, 60% पे आ सकते हैं, डीलिंग पे आ सकते हैं। ट्रस्ट हम देख सकते हैं, खुद पे ट्रस्ट करना है। हम जब खुद पे ट्रस्ट करेंगे ना तो मुझे लगता है कि हमें बाकियों को, उन लोगों को पहचानने में आसानी हो जाएगी जो ट्रस्टवर्दी हैं। एग्जैक्टली। अच्छा नबीला, एक और चीज़ मुझे बताएं कि डिप्रेशन का ताल्लुक क्या जो हमने खुद को तन्हा कर दिया हुआ है, या जो जिस तरह से हमारी पहले गैदरिंग हुआ करती थी, डिस्कशन हुआ करती थी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ, हमारा एक सोशल सर्कल होता था, वो बिल्कुल हमने लिमिटेड कर दिया है। सोशल मीडिया पे ज़्यादा हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो डिप्रेशन की एक वजह ये भी है। बिल्कुल। स्क्रीन टाइम आप कॉन्टीन्यूसली कर रहे हैं, आप रील्स देख रहे हैं। अच्छा, एक देखते हैं ना तो सारी डिप्रेसिव रील्स आना शुरू हो जाती हैं। यस। एनर्जी ले रहे हैं नेगेटिव, तो आपने मतलब पॉजिटिविटी कहाँ से आपके अंदर आएगी? वो बात करने से आएगी। ऐसा ही है। तो उसके बाद फिर हम रिस्पॉन्सेस ऑन द स्पॉट ही रिस्पॉन्स भी हम उधर ही दे रहे हैं, नेट पे दे रहे हैं, किसी एप्लीकेशन के नीचे दे रहे हैं, किसी जो है वो आप रील के नीचे दे रहे हैं, किसी वीडियो के नीचे दे रहे हैं। यानी आपने फ्रस्ट्रेशन भी उस बंदे के साथ, कोई आपका पर्सनल ग्रज है वो भी निकाल दिया, लेकिन आप ये देखें कि उसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ पे कितना अफेक्ट होगा। Exactly. तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि एक तो आप सोशल मीडिया का जो टाइम है ना उसको लिमिटेड कर दें। आप ऐसी पॉजिटिव चीज़ों को इनकरेज करें जो कि दूसरों की मेंटल हेल्थ के लिए बूस्टर हो। ठीक है। आप उसमें एक मैसेज स्ट्रॉन्ग कन्वे करें जिसमें आप अगर कोई बात कर भी रहे हैं ना तो उसकी वर्थ हो। यानी अगर आप कोई एक सेंटेंस कह रहे हैं ना तो वो आपने खुद उस चीज़ को पॉजिटिवली एक्सपीरियंस किया हो, आप अगले को उस चीज़ के हवाले से बताएं। वो उसको सीखेगा। तो ये चीज़ जो है ना पॉजिटिविटी की तरफ लेके आ सकती है। ठीक। अच्छा, ये जो लोग खुदकुशी की तरफ जाते हैं या खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ज़ख्मी कर रहे होते हैं, ये डिप्रेशन की कौन सी स्टेज है? ये डिप्रेशन की स्टेज लास्ट स्टेज की तरफ ही है, क्योंकि उस टाइम पे इंसान हद से ज़्यादा मायूस हो चुका होता है खुद से। उसको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना अच्छा नहीं लगता। उसको ये लगता है कि वो एक बेकार इंसान है। वो अगर किसी के साथ बैठेगा तो हो सकता है कि सामने वाला जो है वो भी इरिटेट हो रहा हो। यानी मैं उस डिप्रेसिव थॉट की आपको एग्जांपल दे रही हूँ
इस वजह से वो इस एक्सट्रीम पे आते हैं कि अब तो अल्लाह ताला भी मुझसे नाराज़ है, अब ये इंसान भी मुझसे नाराज़ है, मैं खुद भी अपने आप से नाराज़ हूँ। कॉन्टीन्यूसली इस थॉट्स को जब लेके जाते हैं तो वो आइसोलेट होगा, और आइसोलेट होने के बाद वो कट की तरफ जाएगा। अच्छा, इसमें ये कि एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कीजिएगा कि ये जो डिप्रेशन के शिकार मरीज़ हैं, ये अपने आप को तो नुकसान पहुँचाते हैं, क्या ये दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं? नहीं, अच्छा, दूसरों के लिए नहीं बनते। डिप्रेसिव इंसान अपने ही अंदर एक चीज़ के लिए जो है ना, वो आप कह लें कि बैलून के अंदर वो रह रहा होता है, तो वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन उसके साथ रहने वाले मुतासिर ज़रूर होते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं उनका अपना जो है वो एक डाउन हो रहा है, वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, वो आइसोलेट हो रहा है, उन्हें खुद भी वजह समझ नहीं आ रही होती, वो हेल्प भी करना चाह रहे होते हैं, नहीं कर पाते, इस तरह से अफेक्ट होता है, वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक, ये जो हमारे लोग डिफरेंट किस्म के पिल्स खा रहे होते हैं या नींद ना आने की वजह से जो मेडिसिन ले रहे होते हैं कि नींद आ जाए, इससे भी इशू होता है, मेंटल हेल्थ इससे भी मुतासर होती है। क्लिनिकल डिप्रेशन है ना, जो आप कह लें कि एक माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड पे आप खुद से चीज़ों को देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। फिर सेकंड पे आप जाते हैं डॉक्टर के पास, साइकोथेरेपिस्ट के पास, वहाँ से आप उनके साथ सेशंस कंडक्ट करते हैं, टाइम लगता है, कुछ ना कुछ मेडिसिन्स को वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो एक ड्यूरेशन में मेडिसिन्स टेपर ऑफ कर देते हैं, फिर वो नॉर्मल रूटीन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, यानी मेडिसिन्स भी ख़त्म हो जाती हैं। और लेकिन जो क्लिनिकल डिप्रेशन है वो एक लंबे अरसे तक चलता है, वो क्रॉनिक होता है ना, उसमें मेडिसिन्स होती हैं। लेकिन मेडिसिन्स के लिए ये चीज़ है कि मेडिसिन्स आप बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के ना खाएं, क्योंकि वो भी इफेक्टिव है। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ खाएं। अगर वो 3 मंथ्स का आपको देते हैं, 1 मंथ का देते हैं, 15 डेज़ का देते हैं, तो उसके बाद आप उनके साथ ज़रूर कंसल्ट करें, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताएं। उसके अलावा जो है उनको ये बताएं कि आप कितने इम्प्रूव्ड हुए हैं और इम्प्रूव क्यों नहीं हो रहे। जब आप ये चीज़ें क्लियर करते हैं तो इससे बेहतरी आ जाती है और अफेक्ट नहीं होता इंसान ज़्यादा। आपके फ्रेंड्स या फैमिली, आपका जो सोशल सर्कल है, वो किस तरह एक डिप्रेशन में मुब्तला जो अफराद हैं या फ़र्द है उसकी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने में? मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के अंदर एक अच्छा इंसान ज़रूर रखें, काबिल एतमाद, काबिल एतबार इंसान ज़रूर रखें, बिना झिझक आप सब कुछ बोल सकें, खुल के डिस्कस कर सकें। और मतलब मैं हमेशा शोज़ में ये स्टेटमेंट ज़रूर देती हूँ, पता नहीं मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है ये, ऐसा होना भी चाहिए बिल्कुल, कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ना एक बहुत राइट पर्सन ज़रूर रखें, जिसके साथ आप बैठें तो आपको पॉजिटिव वाइब आए, जिसके साथ आप बैठें तो आप खुल के उसके साथ डिस्कस कर सकें, अंदर से आप खुल के रो सकें, उसे सिचुएशन बता सकें, और जब आप उसके पास से उठें तो वो कभी कभी तो आपको खुद भी सोल्यूशन मिल जाता है, और कभी कभी वो आपको बूस्ट करके जो है ना वो उन चीज़ों को, लेकिन उस पर डिपेंडेंट ना हो उस इंसान पे। और दूसरी तरफ मैं ये कहती हूँ कि खुद ऐसा बन जाएं, अगर आपको नहीं मिला ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान तो किसी के लिए आप बन जाएं। और जब आप किसी के लिए बनते हैं, किसी की हेल्प करेंगे, किसी को सुनेंगे, अगर कोई एग्रेशन में है हद से ज़्यादा, आप उसको अपने साथ बिठा के उससे वजह पूछ सकते हैं, उसको अकेले में उसके साथ चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, और उसके बाद उन चीज़ों को किसी और के साथ डिस्कस ना करें। मतलब राइट पर्सन की ये खूबियाँ होती हैं, तो इससे हम हेल्प कर सकते हैं। और अगर पेशेंट हद से ज़्यादा और नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प जो है वो ली जा सकती है। ठीक, अच्छा, इसमें किस तरह की थेरेपी या काउंसलिंग आप करते हैं जो डिप्रेशन के लोग हैं? अच्छा, थेरेपी की अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग, बिहेवियर, आपके बिहेवियर जो है, और ये थेरेपी होती है, इस पे कॉग्निशन पे काम होता है और बिहेवियर पे काम होता है। ये चीज़ें, इसके अलावा जो है मोटिवेशनल जो है कुछ सेशंस होते हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है। इमोशनल स्टेबिलिटी जो है एक टेक्निक है, उनके ऊपर काम किया जा सकता है, क्लाइंट के साथ हम करते भी हैं और उससे बहुत बेहतर भी हो जाता है। कथार्स आउट यानी कथार्स कॉर्नर, कि आप वहाँ पे आके आप जैसा है वैसा अपने आप को रख के सब कुछ ओपन करें, डिस्कस करें। उससे भी काफ़ी हद तक आपके अंदर का जो एक बर्न आउट है वो निकलता है। तो वो कहते हैं ना, जब बादल आते हैं, बारिश होती है, उसके बाद फिर आसमान कितना क्लियर होता है, और जब बार बार मुसलसल बादल रहेगा तो वो चीज़ नहीं होगी। तो ये जो है वो, अच्छा, ये भी बड़ा मसला है ना हमारे यहाँ के, सुनाने वाले बहुत हैं, सुनने वाला कोई नहीं मिल रहा, जिसको बंदा जिसके सामने बोल सके, जिसको अपनी चीज़ें, अपनी सिचुएशन बता सके।
तो वो डेफिनेटली फिर वो अपने आप से चीज़ें डिस्कस किया अपने अंदर ही वो रखेगा या फिर सोशल मीडिया से वो सहारा लेने की कोशिश करेगा। हमारे नौजवान जो हैं, चाहे वो ख़वातीन की बात करें या मर्दों की बात करें, वो डिफरेंट ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। रीज़न के कोई ना कोई ज़हनी तनाव है तो वो एक टेम्परेरी उसके सुकून के लिए वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आया इससे उनको कैसे निकाला जाए? इसमें तो ये है ना कि बात फिर अगेन वही आ जाती है कि प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू निकाला जाए, और जो उनके इर्द गिर्द के जो सोशल सर्कल है, फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। इस ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में अवेयरनेस सेशन बताए जा सकते हैं, उसके अफेक्ट के बारे में बताया जा सकता है, क्योंकि बाकी उन्हें यूज़ करने के तरीके तो पता ही हैं, लेकिन जो अफेक्ट है, जो ब्रेन को वो अफेक्ट कर रहे हैं और उनकी पर्सनालिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ उनको जो है वो गाइड की जा सकती है। वीकली बेसिस पे पेरेंट्स के साथ जो है वो सेशन किया जा सकता है। पेरेंट्स को बुला के जो है वो उनके हवाले से बताया जा सकता है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स देखें अपने बच्चे के अंदर या अपने लव वंस के अंदर, तो इसको इस तरीके से कंसीडर करें। स्टार्टअप अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई मर्द या औरत, तो उसके शुरू के जो एक कहें कि क्या होते हैं अलामात, क्या होते हैं, ताकि पता चले? उसकी नींद अफेक्ट होगी, या तो वो हद से ज़्यादा सोएगा या बिल्कुल नींद ख़त्म हो जाएगी। ओके। उसके अलावा भूख बहुत ज़्यादा लगेगी या भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखेगा या नहीं रखेगी, वो आइसोलेट हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा जो है उसको मतलब एक लंबे अरसे तक वो सैड फेज़ में रहेगी और डाउन रहेगी। उसके अलावा वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी या बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर देगी। तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिज़िकल कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा करेगी, और उसके अलावा जो है डाउन फील करेगी और सोशल इंटरेक्शन कम हो जाएगा उसका। तो ये चीज़ें जो है वो बेसिकल सिम्टम्स हो गया। किस तरह से इस मुआशरे को डिप्रेशन से जो है वो निकाला जाए, या अगर कोई इसमें मुब्तला हो रहे, हमारा जो दिमाग है, हमारा जहन है, ये भी हमारा बॉडी का हिस्सा है, बीमार हो सकता है किसी न किसी वजह से, कोई इशू हो जाता है तब आप बीमार हो सकते हैं। जैसे आपको ज़ुकाम, बुखार, खांसी होते हैं, तो दिमाग को भी कोई बीमारी हो सकती है। तो आपने उसको लाइट नहीं लेना, समझना और कबूल करना है, और फिर इलाज की तरफ आपने जाना है। तो किस तरह से हम इस सिचुएशन को समझ सकते हैं? पैगाम क्या देंगे आप? सबसे पहले तो जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करने के बाद अगर आपकी लाइफ के अंदर थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, राइट पर्सन है, उसको ओन कर लें। ओन करने के बाद जब वो आपको किसी डायरेक्शंस की तरफ लेके जाता है या कुछ चीज़ें आपके सामने क्लियर करता है, तो उसको ओन करें। उसके बाद खुद पे ट्रस्ट करें, एक नया इनिशिएट लें, नई थॉट लें, और शॉवर डेली बेसिस पे लें, क्योंकि उससे भी काफ़ी आपके हैप्पी केमिकल्स बेहतर होते हैं। एक टाइम रख लें वॉक का, और वॉक कर और अपना फेवरेट सॉन्ग सुने। ये अब बेस्ट थेरेपी है। उसके अलावा कुछ का होता है स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ, तो जो आप नमाज पढ़ते हैं उसमें भी काफ़ी हद तक कथार्स आउट हो जाता है। और इन सारी चीज़ों को कम से कम 3 मंथ्स दें, यानी पैटर्न पे आप रखें। ये चीज़ आप रेगुलर रखें, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच नबीला, आपके वक्त का। नाज़रीन, ज़हनी सेहत जो है ये हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है, और डिप्रेशन की बात करते हैं तो ये खामोश दुश्मन है जो आपकी बुनियाद को मुतासर करता है। तो आपने अपनी बुनियाद मजबूत करनी है, अपनी ज़हनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।